तो गाइस कैसे हो। आपका स्वागत है हुकुम सा की स्वीटहार्ट वाइफ के एपिसोड 381 टू 390। तो चलो बिना किसी देर के हुए स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड उसी प्यारी आवाज़ में। अम्पेशेंट किस। इरा नाराज हो चुकी थी। वो विवान की तरफ पीट करके लेट गई। विवान भी लेट गया। उसने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाला। वो उसके पेट को धीरे धीरे सहलाने लगा। कुछ 5 मिनट उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा बताओ क्या कह रही थी। इरा चुप ही रही, हालांकि वो सोई नहीं थी। अब बता दो। उसके हाथ जो अब तक धीमे से उसका पेट सहला रहे थे, अब उसकी उंगलियां उसके पेट पर हरकत करने लगी। इरा जोर से हंस पड़ी। ये नहीं। बेहिसाब हंसते हुए वो विवान का हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश करने लगी। बता रही हूं। हे। विवान ने अपनी हरकत रोकी। अब वो उसके सर को सहला रहा था ताकि वो कुछ काबू आ जाए। ज्यादा हंसने से इरा की सांसें फूल गई। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जब उसे कुछ सुकून आया तब वो उठकर बैठ गई। बताओ। हाँ, रुको ना। वो 4 पैरों से चलते हुए जल्दी से बेड के किनारे गई। क्या कर रही हो। विवान उठकर बैठ गया। इरा ने ड्रॉर बंद किया। फिर जल्दी से विवान के करीब वापस आए। उसने अपना हाथ आगे किया। ये रही मेरी विश। विवान उसकी उंगलियों के बीच दबे उस पेपर को देखने लगा। बगैर कुछ कहे उसने उसके हाथ से पेपर लिया। उसे खोलने से पहले उसने इरा को देखा जो नर्वस नजर आ रही थी। वो पेपर खोलते हुए बोला, नर्वस तो ऐसे हो जैसे ये तुम्हारा टेस्ट पेपर है। विवान ने एक लफ्ज पढ़ा और इरा को देखने लगा। किस। हाँ, तो पहले मुझे बिना मांगे इतनी सारी किसेस मिलती थी, अब पता नहीं किसकी नजर लग गई, इतने दिन से एक किस भी नहीं मिली। उसने मुंह बनाया। यूजलेस। कुछ यूजलेस नहीं है, क्या आप हिसाब देंगे। अब मैं टिपिकल वाइफ्स की तरह ये नहीं पूछूंगी कि क्या अब आपका मुझ में इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि मैं जानती हूं मैं ऐसी इंसान ही नहीं हूं जिससे कोई बोर हो। बल्कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपके अंदर कुछ कमी आ गई है। हो गया। हाँ हो गया, आप आगे की विश पढ़िए ना। इरा ने उंगली से पेपर की ओर इशारा किया। विवान ने आगे पढ़ा। एक रात गर्ल्स नाइट आउट की परमिशन। आगे उसने ब्रैकेट में लिखा था, लेमी क्लियर, उसमें आप नहीं होंगे। नेवर। क्यों। विवान के सीधे इनकार पर वो तेजी से चिल्लाई। विवान ने उसे इग्नोर किया और आगे पढ़ा। मुझे एक सोलो ट्रिप पर जाना है, ना आप होंगे ना कोई गार्ड। इम्पॉसिबल। विवान उसे घूरने लगा। लेकिन क्यों। इस दफा भी विवान ने उसे इग्नोर किया। आप मुझे अपने फेस पर मेकअप करने देंगे। आपको वो हेयर बैंड पहनकर मेरे साथ डेट पर चलना होगा। आप वो ट्रेंड फॉलो करेंगे जिसमें लड़के अपने बालों से हॉट बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो भेजते हैं, फिर मैं उसे अपनी सोशल मीडिया स्टोरी लगाऊंगी। आगे उसने कैपिटल वर्ड्स में लिखा था, प्लीज ना। जब तक मैं लाइनर लगाने में परफेक्ट नहीं हो जाती, मुझे आप अपनी आंखों पर लाइनर लगाने की प्रैक्टिस करने देंगे। विवान ने पेपर फोल्ड करते हुए उसे घूरा। करेंगे ना आप। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें किस नहीं करता क्योंकि मैं फिर अपने आप को काबू नहीं कर पाऊंगा। और बाकी की विशेष सब यूजलेस हैं, स्पेशली सेकंड एंड थर्ड वाज रिडिक्यूलस, सोलो ट्रिप नेवर एवर। विवान उसे घूरते हुए उस पर झुक गया। कोई ऐसे मना करता है। इरा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। कोई ऐसी बेसलेस विशेस करता है। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बहुत हर्ट किया है आपने मुझे। अगली सुबह इरा उठी। जैसे ही उसकी आंख खुली उसे सब याद आ गया। उसका सारा मूड खराब हो गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वर्स्ट बर्थडे एवर, यहाँ लोग अपनी पार्टनर के लिए जान दे देते हैं और हाँ, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। उसे इस वक्त यही गाना याद आ रहा था। उठ गई तुम। इरा ने आंखें खोली। विवान उसके सर के पास खड़ा था। नहीं, सो रही हूं। आंखें खोलकर फोन देखो अपना। क्यों। विवान ने अपने सर को सहलाया और बगैर कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। इरा उठकर बैठी। क्यूरियोसिटी से उसने अपना फोन उठाया। विवान ने उसे कोई वीडियो भेजी थी। इरा ने क्लिक किया। अगले ही पल उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें ऊपर की तरफ उठ गई। उसने दोबारा वीडियो चलाई। वीडियो में विवान ने अपने बालों का 2 हिस्सा हाथों से पकड़कर उसका दिल बनाया था। अगले ही पल इरा की हंसी छूट गई। वो विवान के चेहरे पर ऑकवर्डनेस, शर्म, हल्की नाराजगी देख सकती थी। आओ, कितने क्यूट लग रहे हैं। इरा ने बार बार वो वीडियो देखी। विवान ने उसकी विश पूरी की थी। वो आजकल का फेमस इंस्टाग्राम ट्रेंड था जिसमें लड़के अपने बालों से दिल बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को भेज रहे थे। उसने विवान को दिखाया था।
तो उसने बस एक लफ्ज में जवाब दिया था, रिडिक्यूलस। वो नहीं था ऐसा इंसान कि ये सब करे। वो तो कभी अपनी फीलिंग्स भी जाहिर नहीं करता था। इरा से बेहतर कौन जानता था कि उसका खड़ूस हस्बैंड कितना इंट्रोवर्ट था। इरा ने अपने फोन स्क्रीन पर किस किया, आई लव यू। फिर जल्दी से रूम से बाहर गई। किचन में विवान शायद ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। इरा ने जाकर पीछे से उसे हक कर लिया। आपने सच में मेरी विश पूरी की। हाँ, सोचा तुम पूरा दिन अपना मूड खराब रखोगी, फिर मेरा भी करोगी। मेरे लिए अपनी मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा बनिए मत। कितने क्यूट लग रहे थे आप, देखिए। इरा ने फोन स्क्रीन उसके सामने की तो विवान ने चेहरा मोड़ लिया। मुझे मत दिखाओ। विवान ने उसकी बाकी विशेष भी पूरी की। उसने गर्ली बो हेयरबैंड पहना और उसके साथ एम्यूजमेंट पार्क डेट पर गया। वैसे ही हेयरबैंड इरा ने भी पहना था। घर आकर उसने इरा को अपने फेस पर मेकअप करने दिया। आंखें बंद रखिए ना, लाइना बिगड़ गया। जल्दी करो। बोलिए मत। आपके फेशियल फीचर्स कितने अच्छे हैं, आह। दैट परफेक्ट जो लाइन, और क्या ग्लास स्किन है आपकी। लड़कियों की ख्वाहिश होती है ऐसी स्किन। अगर आप लड़की होते ना तो बहुत हॉट होते। बिल्कुल मॉडल मटेरियल, लड़के दीवाने होते आपके। वो बस बोले ही जा रही थी। विवान का चेहरा देखने लायक था। मेकअप बात की बात थी। उसके चेहरे की मजबूरी हाय। लेकिन क्या करता, बीवी के इश्क में मजबूर था। ये बियर्ड शेव कर दूं? बिल्कुल नहीं। अब हटो। वो उठ खड़ा हुआ। फोटोज तो लेने देते। वो बगैर कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। टॉवल से मुंह पोंछते हुए वो बाहर आया। इरा अभी भी अपने हाथ में मेकअप ब्रश पकड़े खड़ी थी। एक पिक भी नहीं लेने दी। तुम्हारी विश सिर्फ मेकअप करना था, फोटोज लेने का कोई जिक्र नहीं था उसमें। वो चलते हुए इरा के करीब आया और टॉवल सोफे पर फेंककर उसने इरा को अपने नजदीक खींचा, झुका। अगले ही पल उसके होंठ इरा के होंठों पर थे। कुछ 1 मिनट बाद वो सीधा हुआ। हो गई तुम्हारी सारी विशेष पूरी। सेकंड और थर्ड के लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं होऊंगा। तुम कितना भी नाराज हो जाओ। इरा ने अपनी जीभ अपने होंठों पर फेरी। उसके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस थे। क्या? इरा ने अपने होंठों को छूते हुए उसे देखा। मैं तो फील ही नहीं कर पाए, ये किस नहीं मानी जाएगी, दोबारा करो ना। उसने विवान का हाथ पकड़ लिया। विवान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक गहरी सांस छोड़ी। एक किस के लिए आप इतने नखरे दिखा रहे हैं, लाइक सीरियसली। वो विवान का हाथ खींचने लगी। विवान के चेहरे पर कुछ अजीब एक्सप्रेशंस थे। तुम समझती क्यों नहीं, वो चुप हो गया। उसने दोबारा एक सांस छोड़ी। आपका मन नहीं है, साफ बोलिए ना। इरा ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो जाने लगी तो विवान ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। जानती हो कितना मुश्किल है मेरे लिए तुम्हें देखकर भी खुद को काबू करना। रोज सुबह जब तुम नहाकर आती हो, तुम्हारे गीले बाल और नहाने से गुलाबी हो चुका चेहरा, जब तुम नजदीक आती हो और तुम्हारी वो खुशबू जब मेरे दिमाग में चढ़ती है, जब तुम मुझे हक करती हो और रात में सोते हुए मेरे बेहद नजदीक आ जाती हो, जब तुम मुस्कुराते हुए मुझसे फ्लर्ट करती हो, मुझे टीज करती हो और सबसे अजीज पल जब गुस्से से मुंह फुला लेती हो। इन हर लम्हे में मेरे अंदर आग सी भड़क जाती है जिसमें मैं सिर्फ जल सकता हूँ, इसे बुझा नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं कर सकता। इन हर लम्हे में मेरे दिमाग पर बस एक फितूर सवार हो जाता है कि तुम्हें शिद्दत से प्यार करूं, लेकिन नहीं कर सकता। उसने इरा को अपने हिसार में लिया और उसे इम्पेशेंटली किस करने लगा। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने कब अपनी शर्ट निकाल दी, उसे होश नहीं था, लेकिन इरा को था। उसने विवान को खुद से दूर करने की कोशिश की। विवान एक हाथ से उसकी कमर सहला रहा था। जब उसका हाथ रेंगते हुए उसके पेट तक आया, उसे एहसास हुआ, वो रुक गया। उसने इरा को छोड़ दिया। वो अपनी गहरी सांसों को काबू करते हुए बोला, किचन से पानी लेकर आओ। अगर कोई और वक्त होता तो इरा उससे बहस करती, वो क्यों लाए, लेकिन फिलहाल वो डरी हुई सी खड़ी विवान को देख रही थी। उसके कहते ही वो जल्दी से भाग गई। पानी लेकर आए तो उसने दूर से विवान को ग्लास देने की कोशिश की। विवान उसकी हरकत पर मुस्कुराया। मैं अब काबू में हूँ। न्यू असिस्टेंट। नैना का 1 हफ्ते का वक्त पूरा हो चुका था। वो खुश थी कि अब वो विवान की असिस्टेंट नहीं थी। सबकी नज़र में वो बहुत खुशकिस्मत थी, लेकिन वही जानती थी उसका ये 1 हफ्ता कितना टॉर्चरिंग था। ऋतिक आज दोबारा इंटर्न डिपार्टमेंट में आया। मिस नैना, यू डिड अ ग्रेट जॉब। नैना रिस्पेक्ट से खड़ी हुई। उसने ऋतिक को थैंक यू कहा। लेकिन आपका परफॉर्मेंस जस्ट एवरेज था। अगर आप बेहतर परफॉर्म करती तो आपको परमानेंटली सीईओ की असिस्टेंट बने रहने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। चाहता भी कौन था, नैना ने खौफ से मन में सोचा।
ओके, सो जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है वो ठहरा। सबको लगा वो सस्पेंस क्रिएट कर रहा था, लेकिन ऋतिक ही जानता था वो मन ही मन उसका नाम कहने की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसका नाम लेना उसके लिए मुश्किल ही थी। काश कोई मेल एम्प्लॉय हो, इरा दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। आखिर ऋतिक ने कहा, मिस इरा। उसके कहते ही सब इरा की ओर देखने लगे। इरा अभी भी सोच में थी, वो अभी भी यही दुआ कर रही थी कि नेक्स्ट असिस्टेंट कोई मेल एम्प्लॉय हो। ऋतिक ने उसे देखते हुए अपना गला साफ किया। माम, आई मीन मिस आयरा। हाँ, क्या? इरा ने उस पर ध्यान दिया। तुमने सुना, तुम सीईओ की नेक्स्ट असिस्टेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके पास वाली डेस्क पर बैठी एक एम्प्लॉय ने तेजी से कहा। क्या मैं? इरा ने झटके से ऋतिक को देखा तो उसने सर हिला दिया। मैं क्यों? आई मीन थैंक यू। क्या वो खुश नहीं थी? ऋतिक उसके सामने खड़ा था। विवान के सवाल पर उसने सर हिला दिया। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा। रबिश, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। विवान ने उसे इग्नोर कर दिया। वो जरूर बहुत खुश होगी। अब हम सारा वक्त साथ रहेंगे, उसने सोचा। विवान बहुत एक्साइटेड था। अच्छा, तुम एक काम करो। विवान ने उसे कुछ समझाया। ऋतिक चला गया। विवान इरा का इंतजार कर रहा था। इरा अपना सामान समेट रही थी। उसके चेहरे पर नाखुशी थी। मैं क्यों? मुझे नहीं बनना उनकी असिस्टेंट। ऋतिक को सही लगा था, वो हकीकत में खुश नहीं थी। वजह? वो तो वही बेहतर जानती थी। ना वो चाहती थी कोई फीमेल विवान की असिस्टेंट बने, और खुद तो वो बिल्कुल विवान की असिस्टेंट नहीं बनना चाहती थी। इरा ने अपना सारा सामान एक बॉक्स में रखा और चली गई। अपने डिपार्टमेंट से थोड़ा बाहर निकलने के बाद उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। इरा रुक गई। माम, इसे आप मुझे दे दीजिए। क्यों? ये मेरी चीजें हैं, मैं आपको क्यों दूं? माम, मैं इसे लेकर भाग नहीं रहा। आगे वो धीरे से बोला, बॉस का ऑर्डर है। इरा ने ये सुना तो सामान उसे दे दिया। विवान के केबिन के सामने खड़ी उसने एक गहरी सांस ली। डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा अंदर से खोल दिया गया। उसने विवान को अपने सामने पाया। बॉस, ये माम का सामान। वो आदमी भी इरा के पीछे था। इसे मुझे दे दो। विवान ने उस आदमी से वो बॉक्स लिया, फिर दूसरे हाथ से इरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाया। मुझे क्यों अपनी असिस्टेंट बनाया? विवान ने बॉक्स अपने टेबल पर रखा, फिर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ना, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं और थोड़ा सरप्राइजिंग था। मुझे पता था तुम खुश होगी। दैट ऋतिक इडियट। लीव। विवान ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे क्या काम करना है? जैसे वो यहां से जाने की फिराक में थी। विवान ने उसकी कमर पकड़कर उसे आहिस्ता से अपने नजदीक खींचा। अपने उल्टे हाथ से वो उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्या खाओगी तुम? अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ है। मुझे अपना सामान भी सेट करना है। मैं कौन से कैबिन में जाऊं? क्या मतलब कौन से कैबिन में जाऊं? मेरे साथ रहोगी, मेरी असिस्टेंट हो और चीजें। रुको, मैं सेट करता हूं। विवान ने उसे छोड़ा और टेबल पर रखा, उसका बॉक्स उठाया। इरा कंफ्यूज थी जब तक उसका ध्यान केबिन में उस एक्स्ट्रा टेबल चेयर पर नहीं गया था। विवान उसकी चीजों को सेट कर रहा था। ये वही शख्स था जिसने नैना से कहा था कि इस फ्लो पर इतने कैबिन्स हैं, वो कहीं भी जाए बस यहां से जाए। वो 5 मिनट से ज्यादा उसे अपने केबिन में बर्दाश्त नहीं करता था। असिस्टेंट तक तो ठीक था, लेकिन पूरा दिन इनकी नजरों के सामने रहना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इरा की परेशानी सिर्फ वो समझती थी। सोचते हुए वो न जाने कब अपने नाखून चबाने लगी। नेल्स बाइट मत करो, विवान ने उसे टोका। ये तो बस शुरुआत थी। इरा अपनी चेयर पर बैठी अपना काम कर रही थी। फिलहाल सब ठीक था, लेकिन कब तक? तुम पलके क्यों नहीं झपका रही? ऐसे लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में पेन होगा। क्या तुम ऐसे ही रोज करती हो? उसके कहते ही इरा ने पलके झपकाए, फिर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा था। कुछ देर बीती थी। इरा ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में काम नहीं कर सकती थी। उसने सर टेबल पर रखा और बहुत अजीब सी पोजीशन में बैठकर काम करने लगी। उसका सारा ध्यान अपने काम में था। ऐसे बैठने से बैक पेन होगा, स्ट्रेट बैठो। इरा ने चौंक कर अपने साइड में देखा। वो यहाँ कब आया? इरा सीधी बैठ गई। एक ही पोजीशन में बैठकर काम नहीं होता मुझसे, वो थकी हुई आवाज में बोली। विवान ने उसकी चेयर एडजस्ट करते हुए कहा, अब ठीक है। इरा बहुत कोशिश कर रही थी खुद को कंट्रोल करने की। बस यही वजह थी वो विवान की असिस्टेंट नहीं बनना चाहती थी। क्या आज आपके पास काम नहीं है? विवान ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। क्या तुम थक गई हो?
आर यू हंग्री? नहीं। विवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर से खड़ा किया। थोड़ी देर रेस्ट करो। उसने उसे सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके साइड में बैठ गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद इरा ने एक गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। देखिए, दिखाए। इरा अगले ही पल मुस्कुरा उठी। उसने अपनी हथेली अपने होंठों पर रखते हुए कहा, मतलब कि अगर हम एक ही कैबिन शेयर करेंगे तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तुम्हें देखकर मैं मोटिवेट होता हूं। अगर किसी ने देखा तो बातें बनाएगा। नहीं बनाएगा। तुम मेरी असिस्टेंट हो। बट नैना, उसे तो अलग से केबिन दिया गया था, फिर इस चीज का मुद्दा नहीं बनेगा। तो मैं उसके साथ केबिन क्यों शेयर करता? इरा ने अपने दांत पीसे। मुझे नहीं करना आपके साथ केबिन शेयर। आपकी ये रोका क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त। अब वो असल मुद्दे पर आई थी। विवान ने उसे कैजुअल नजरों से देखा। तो ये बात है। हाँ, तो अब मैं जा रही हूँ। किसी दूसरे केबिन में इरा उठी। उसने टेबल से कुछ जरूरी फाइल उठाए। दरवाजा खींचा। अगले ही पल उसने विवान को देखा। ये लॉक है। हाँ जानता हूँ। तो खोलिए ना। इरा ने एक दफा और हैंडल खींचा। वापस आ जाओ। वी शुड टॉक। आखिर एक दो दफा कोशिश करने के बाद वो वापस आकर बैठ गई। ओके, अब मैं तुम्हें नहीं टोकूंगा किसी चीज के लिए। इरा उसे शक की नजरों से घूरने लगी। मुझे यकीन नहीं, प्रॉमिस कीजिए। मैंने कह दिया ना। वो एक अंदाज से सोफे से उठा। अपना कोट ठीक किया। मुझे काम है, डिस्टर्ब मत करो, वो खड़ूस अंदाज में बोला। इरा देखती रह गई। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। इरा उसकी फितरत से वाकिफ थी। वो भी अपनी जगह पर आकर बैठ गई। अगले कुछ 15 मिनट उसने विवान की कोई आवाज नहीं सुनी। विवान का हाल, उसकी नजरें हटी हो इरा से। वही बखूबी जानता था कैसे काबू कर रहा था। उसने सांस छोड़ी और इरा के पास आकर खड़ा हो गया। इतनी नजदीक से स्क्रीन क्यों देखती हो? इसलिए रोज आंखें दर्द होती हैं तुम्हारी? इरा चौंक गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। पागल है क्या आप? और आपने कहा था आप मुझे नहीं टोकेंगे। मुझे मालूम ही था। वो उठी। बिल्कुल नजदीक खड़ी थी वो विवान के। मुझे नहीं रहना यहाँ। विवान ने उस पर कब्जा जमाया तो वो छटपटाने लगी। अच्छा हुआ आज मुझे तुम्हारी इन बुरी आदतों के बारे में मालूम चल गया। इतनी पास से लैपटॉप स्क्रीन देखना, अजीब पोस्चर में बैठना। इतनी देर से तुमने बिल्कुल पानी नहीं पिया और तुम पलके भी नहीं झपकाती। ना ब्रेक लेती हो। कितनी इरेस्पॉन्सिबल हो तुम, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। लावरिस मौत। शाम में जब दोनों घर आए तो पहले से वहां कोई मौजूद था। शिवाय को देखते ही इरा उसके पास चली गई। आज शिवाय ने हमेशा की तरह कोई मजाक नहीं किया। बस सादेपन से उसने इरा के सर पर हाथ फेरा। कुक विवान के पास आए और उसने धीरे से विवान से कुछ कहा, जिसे सुनकर विवान फिर इरा को देखने लगा। तुम जाकर चेंज कर लो पहले। विवान की बात सुनकर इरा ने उसे देखा, फिर शिवाय की ओर देखते हुए बोली, भाई साहब, मैं बस आ रही हूं। वो चली गई। विवान ने उसे जाते देखा, फिर चलकर शिवाय के पास आ गया। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं, बहुत दिन से तबीयत खराब थी, आज अचानक सीने में दर्द उठा। तब से होश में नहीं आए हैं। कल कह रहे थे कि वो इरा से मिलना चाहते हैं। मैं उसे लेने आया हूं। मैं भी चल रहा हूं। ठीक है। अभी शिवाय और कुछ कहता कि विवान का फोन रिंग किया। शिवाय चुप हो गया। विवान ने देखा ऋतिक उसे कॉल कर रहा था। उसने पिक किया। अगले कुछ 5 सेकंड बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस खतरनाक हो गए। शिवाय ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? तेज सिंह ने खुद को आग लगा ली है। वो थोड़ा ठहरा। अभी उसकी हालत क्रिटिकल है। वो मुझसे मिलना चाहता है आखिरी दफा। तो तुम जाओ। पता नहीं अब कौन सा दफन राज उगलना है उससे। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं उसे बाद में लेकर आ जाऊंगा। तुम पागल हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर तुम जवाबदेह रहोगे। किसे क्या होगा? इरा बस कमरे से बाहर आई थी। विवान कुछ कहता तभी फिर उसके पास ऋतिक का कॉल आया। इतने में शिवाय बोल पड़ा, बाबासा की तबीयत बहुत खराब है, मैं तुम्हें लेने आया हूं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो। इरा का दिल धक से रह गया। क्या हुआ उन्हें? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। विवान ने ऋतिक का कॉल तीसरी दफा कट किया, लेकिन वो लगातार उसे कॉल कर रहा था। इरा ने नोटिस किया। वो बहुत परेशानी से बोली, आपको काम है तो आप बाद में फिर आ जाना। मैं भाईसा के साथ जा रही हूं। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। उसकी आवाज से लग रहा था वो बस रो देगी। वो शिवाय से उनकी हालत का पूछने लगी। विवान दोनों ओर से परेशान था। फिर ऋतिक का हर दूसरे सेकंड कॉल। वो समझ गया मामला बहुत संजीदा था। ओके, तुम जाओ और मैं बस जल्दी आ जाऊंगा।
इरा ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, वो खुद बेहद परेशान थी। विवान उसे ऐसे परेशान बिल्कुल नहीं देख सकता था, लेकिन इस वक्त वो कुछ कह नहीं सकता था। जाने से पहले उसने शिवाय से कहा, इसे ध्यान से ले जाना, जिस पर शिवाय ने सर हिला दिया। उसने आखिरी दफा इरा को देखा, जो शिवाय से सवाल कर रही थी। वो चला गया। शिवाय भी इरा को लेकर चला गया। विवान ने किसी हॉस्पिटल के बाहर कार रोकी। ऋतिक पहले ही उसका वहां इंतजार कर रहा था। दोनों साथ अंदर आए। ऋतिक चलते हुए उसे बता रहा था, पता नहीं उसे लाइटर कहां से मिला। उसने अचानक खुद को आग लगा ली। स्टाफ जब तक पहुंचा तब तक वो बुरी तरीके से जल चुका था। हैरानी वो जरा भी नहीं चीखा। उसे मुझसे क्या बात करनी है? विवान ने ठंडेपन से पूछा। इस पर ऋतिक कुछ न कह सका, उसे खुद नहीं पता था। वो दोनों एक वार्ड के बाहर पहुंचे। वो नहीं बचेंगे, डॉक्टर ने पहले ही उन्हें जता दिया, जिस पर विवान और ऋतिक को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। विवान वार्ड में आया। मौत सी खामोशी थी अंदर। तेज सिंह से मशीनों को जुदा कर दिया गया था। उनका पूरा बदन, चेहरे से पैर के नाखून तक, पट्टियां से ढका था। आंखें भी नहीं नजर आ रही थी उनकी। क्या कहना है तुम्हें मुझसे? विवान की आवाज पर उनके बेजान बॉडी में हरकत हुई। ये मत सोचना अपने आखिरी वक्त में। मैं तुमसे माफी मांगूंगा। कभी नहीं। तुम बर्बाद हो जाओ। इंसान आखिरी वक्त पर अपने गुनाहों की माफी मांगता है, लेकिन सब नहीं। ये मौका सिर्फ उन्हें ही मिलता है जिनके दिल में जरा सा रहम बाकी हो। जो बुरे होते हैं वो बुराई के साथ ही मरते हैं। मरते वक्त भी दूसरों का बुरा चाहते हैं। हर किसी को पछतावे का एहसास नहीं होता। जैसे तेज सिंह को, इस वक्त भी वो विवान को बर्बादी की बद्दुआ दे रहे थे। विवान पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी सांस संभालकर वो आगे बोले, तुम्हारी बर्बादी का इंतजाम तो मैंने 3 साल पहले ही कर दिया था। तुम्हारी उसी से शादी कराकर। विवान, जो अब तक बगैर किसी फीलिंग्स के खड़ा था, अब जाकर उसकी आईब्रोज में हरकत हुई। तेज सिंह दर्द से कराह उठे। उनकी सांसें उल्टी चलने लगीं। उनकी आवाज धीमी होती चली गई। विवान खुद थोड़ा झुका, ताकि उनकी आवाज साफ सुन पाए। तेज सांसों के बीच वो कुछ भारी लफ्ज कहते चले गए। उनकी सांसें थम गईं और विवान की आंखों में तूफान मच गया। वो बेकाबू हो गया। क्या बकवास की तुमने? उनके बेजान जिस्म को तेजी से हिलाकर उसने पास पड़ी टेबल को तेजी से लात मारी। बेसलेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? अंदर की आवाजें सुनकर ऋतिक अंदर आ गया। उसने देखा, विवान बेरहमी से तेज सिंह के बेजान जिस्म को हिलाते हुए चिल्ला रहा था, बॉस, ये बकवास कर रहा है। आई विल किल हिम। वो ऑलरेडी मर चुका है। ऋतिक ने विवान को खींचा। तुम जानते भी हो इसने क्या कहा? विवान के कान में वो बातें अभी भी गूंज रही थी। सारी जिंदगी उस लड़के के साथ बिताओगे जो तुम्हारी माँ के कातिल की बेटी है। उसका कातिल का खून तुम्हारे खून को इस दुनिया में लाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई। मजाक है तुम्हारी जिंदगी कभी खुश नहीं। लफ्ज पूरा नहीं हुआ था, सांसें थम गई थी। इसे क्या लगता है मैं इसकी बातों पर यकीन कर लूंगा? नेवर। आखिरी वक्त में भी झूठ कहा इसने। विवान संभला। उसने ऋतिक को देखा, जो खामोश खड़ा था, बगैर कोई रिएक्ट किए। विवान ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें काफी कुछ बयां कर रही थी, जो विवान बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था। विवान ने उल्टे हाथ से अपने चेहरे का पसीना साफ किया और वहां से जाने लगा। बॉस, वो सही कह रहा है। उसने मुझसे भी जिक्र किया था, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। विवान के कदम रुक गए। वो पलटा नहीं। उसने बस ठंडेपन से जवाब दिया, और तुमने यकीन कर लिया। एक तो चालबाज और फिर दिमागी तौर पर पागल। तुमसे इस किस्म की बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। वो चला गया। रास्ते भर उसके दिमाग में यही सारी बातें घूम रही थी। वो नहीं सोचना चाहता था, यकीन नहीं करना चाहता था। उसने इरा को कॉल किया, बार किया, लेकिन उसने पिक नहीं किया। शिवाय को किया तो जवाब मिला, वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। बाबासा को होश नहीं आया है, शिवाय ने आगे कहा तो विवान ने कॉल कट कर दिया। फिर वही बातें याद आई। वो पागल हो रहा था। ये क्या हुआ था? फिर इरा का कॉल न उठाना, उसकी कड़वाहट गाढ़ी हो रही थी। राणा सिंह जा चुके थे। जरूरी नहीं हर इंसान का दुनिया में हिसाब हो। उनका हिसाब जिंदगी के बाद होता है। कुछ आखिर तक दिल में नफरत भरे चले जाते हैं। एहसास अफसोस वाली नेमत सबको नहीं मिलती। 2 नर्स एक वार्ड को साफ कर रही थी।
दोनों की बात करने की आवाजें उस वार्ड के बाहर तक आ रही थी। तुम जानती हो, इस वार्ड में जो पेशेंट था इसने खुद को आग लगा ली। पागल था लेकिन राजस्थान का सबसे ताकतवर आदमी था। जब तक यहाँ था कोई मिलने तक नहीं आया। गंदगी में कई कई दिन पड़ा रहता। एक दिन मैं आई तो देखा कि अपनी ही गंदगी उठाकर खा रहा था। क्या फायदा ऐसी ताकत और शोहरत का। छी, जरूर कुछ बुरे काम किए होंगे। विवान ने उन्हें छोड़ा तो क्या उन्हें सजा नहीं मिली। दुनिया में भी उन्हें सजा मिली थी, इस उम्र में बेटी को खोना जिससे इतनी मोहब्बत करते थे। जहां सारी जिंदगी रौब में गुजारी, आखिरी वक्त पर लाचार रह गए, आखिर में खुद को आग लगा ली। अकेले लावारिस मौत, जिसमें आपके जाने पर कोई आंसू बहाने वाला ना हो। सारी जिंदगी का अमल आखिरी वक्त पर ही तो मिलता है। सारी जिंदगी इंसान जो कमाता है फिर आखिरी वक्त पर वैसा ही मिलता है उससे। नफरत मत करना। इरा के पहुंचने के बाद 2 घंटे तक शिवराज सिंह को होश ही नहीं आया। ना डॉक्टर्स ने किसी को उनसे मिलने की इजाजत दी। जब होश आया तो बस आंखें खुली थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इरा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, बाकी वो किसी से नहीं मिलना चाहते थे। रोहिणी सिंह और राणा सिंह को शिवाय जबरदस्ती घर ले गया। दोनों काफी बूढ़े थे, अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनकी हालत भी बिगड़ रही थी। मेघा सिंह और कुछ गार्ड्स ही वहां मौजूद थे। इरा वार्ड में गई थी। वो खामोशी से आकर पास वाली चेयर पर बैठ गई। शिवराज सिंह ने उसे जी भर कर देखा। बाबा सा आप ठीक हैं? वो रो रही थी। रो नहीं बेटा, तुम्हारा ये बाप तुम्हारे ये आंसू डिजर्व नहीं करता। उन्होंने ताकत लगाकर अपना हाथ बढ़ाया तो इरा ने थाम लिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी देखना। नहीं, उनकी आवाज में बहुत तकलीफ थी। पहले जी भरकर मुझे अपनी बेटी को देखने दो, कितनी बड़ी हो गई है, कितनी छोटी सी थी। जब मेरा हाथ पकड़कर चलती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। सोचा था फिर वो सब एहसास जीऊंगा तुम्हारे बच्चे के साथ, उसके नखरे उठाऊंगा। लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप सब करेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप हमेशा समझाते थे ओवरथिंकिंग मत करो, फिर खुद क्यों कर रहे हैं? इरा ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ओवरथिंकिंग नहीं है। उनकी आंख में आंसू आ गए। इरा ने ये देखा तो सुबकने लगी, प्लीज रोइए तो मत। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उसने कभी अपने बाबा साहब को रोते नहीं देखा था। कोई भी लड़की कभी अपने बाप को रोता सोच भी नहीं सकती। कहीं दर्द हो रहा है तो बताए ना। इरा ने हाथ बढ़ाकर उनके आंसू साफ किए और झुककर उन्हें गले लगा लिया। उसका दिल चाह रहा था कैसे भी करके अपने बाप की सारी तकलीफ खत्म कर दे। बहुत प्यार करती हो बाबा से। इरा ने वैसे ही उन्हें पकड़े सर हिला दिया। वो उन्हें ऐसे देख नहीं पा रही थी, ऐसा कमजोर। अपने बाबा सा से उसे शुरू से बहुत मोहब्बत थी। आखिर वो उससे इतना प्यार जो करते थे, वो इतनी स्पॉयल थी, उसकी वजह वही थे। इरा सीधी हुई और उनके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, कहाँ दर्द हो रहा है आप बताए ना। यहाँ और यहाँ। उन्होंने अपने सर और दिल की ओर इशारा किया। दर्द जा ही नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है बेटा, क्या करूं? डॉक्टर्स हैं न? इरा का दिल बैठा जा रहा था। नहीं, कोई इसे ठीक नहीं कर सकता, ये बोझ कोई उतार नहीं सकता। इस बोझ का वजन बढ़ता जा रहा है। अब बहुत डर लगने लगा है कि मेरी वजह से तुम्हारी न जिंदगी खराब हो जाए। हर वक्त खौफ आता है, ख्वाब आता है कि तुम रोते हुए वापस आ गई हो। उनके दिल में तेज दर्द उठा। वो हर रोज ख्वाब देखते थे कि सच जानने के बाद विवान इरा को वापस छोड़ गया और इरा रोते हुए उनसे शिकायत कर रही है। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा तुम्हारी नफरत? मैं क्यों आपसे नफरत करूंगी? इरा ने उन्हें संभालने की कोशिश की। वो बेकाबू हो रहे थे। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, बस तुम मेरे पास रहो, तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है, तब शायद मेरे दिल को सुकून आए। क्या बोलिए ना। इरा एक हाथ से अपने और दूसरे से उनके आंसू साफ कर रही थी। उन्होंने इरा का हाथ पकड़ा और अपने गाल से लगा लिया। उनका दिल फट रहा था। मुझसे नफरत मत करना बेटा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। इरा को घबराहट हुई, उसका गला सूख गया। मैं आपसे बिल्कुल नफरत नहीं करूंगी। आप बताएं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? शिवराज सिंह ने आंखें जोर से बंद कर लीं। मैंने कत्ल किया है। वार्ड में खामोशी छा गई। इरा को ठंडक का एहसास हुआ, उसका रोम कांप गया। किसका? शिवराज का दिमाग ठंडा पड़ गया, बस उनके होंठ हिले। संध्या सिंह। कौन? इरा ब्लैंक पड़ गई। वो उसकी माँ, विवान की माँ। इरा बेजान पड़ गई, उसके बदन में जैसे जान ही नहीं बची।
शिवराज सिंह तेजी से रोने लगे। ये बोझ मैं अपने दिल में दबाए तब से बैठा हूं। मैं भूल गया था, लेकिन हमारा माजी कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। बेटा, तुम सुन रही हो ना? आपने ऐसा क्यों किया? इरा के आंसू रुक गए। वो सूनेपन से उन्हें देख रही थी। इस वक्त वो किसी किस्म का कोई एहसास महसूस नहीं कर पा रही थी। बस उसके दिल में तूफान उठ गया था। गले तक कड़वाहट पहुंच गई थी, दिमाग में हजारों सवाल और दिल में विवान का ख्याल। मैं नहीं करना चाहता था। मैं उस वक्त कॉलेज में था, बेफिक्र। मोहिनी मेरी बहुत खास दोस्त हुआ करती थी। कॉलेज में मेरा एक लड़की से अफेयर था। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाबा सा नहीं माने। उन्होंने मेरी शादी मेघा से करा दी। कुछ वक्त बाद मुझे भी मेघा से प्यार हो गया। मैंने उसे कभी मेरे पास्ट अफेयर के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। उसे पता चलता कि मेरी जिंदगी में पहले से कोई लड़की थी तो वो मुझे छोड़कर चली जाती। मैं उससे और शिवाय से बहुत प्यार करने लगा था। मैंने सोचा उसे कभी नहीं बताऊंगा। कुछ साल सब ठीक रहा। एक दिन अचानक मुझे मोहिनी का फोन आया। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शिवराज सिंह बालकनी में खड़े धीरे से किसी से बात कर रहे थे। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी को मैं सब बता दूं? भेज दूं उसे तुम्हारी हसीन रातों के फोटोज? उन्होंने दांत पीसा। तुम किसी और से भी तो ये करवा सकती हो, मैं ही क्यों? मुझे बख्श दो। मेरा तुमसे, संध्या और दिग्विजय से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। मैं किसी से भी नहीं कह सकती। कॉल कट करके जब वो पलटे तो मेघा सिंह खड़ी उन्हें शक से देख रही थी। किसी लड़की से बात कर रहे थे, चीट कर रहे हैं मुझ पर। यकीनन ये शक करने की आदत इरा को उन्हीं से मिली थी। उस वक्त उन्होंने उन्हें समझा दिया, लेकिन मोहिनी सिंह अब हर वक्त उनका पीछा करने लगी थी। वो मेघा के साथ जहां जाते वो उन्हें फॉलो करती। अब तो मेघा सिंह को भी शक होने लगा था। उन्हें अननोन नंबर से कॉल आते, फोटोज आते शिवराज सिंह के कॉलेज डेज के। शिवराज सिंह ट्रैप में फंस चुके थे। मोहिनी सिंह को वो जानते थे वो किस कदर चालाक थी। फिर दिग्विजय सिंह का हाल भी उनसे छुपा नहीं था। अगर मेघा सिंह को पता चलता तो वो एक पल न लगाती उन्हें छोड़ने में। वो ऐसी ही थी, लेकिन वो उन्हें और शिवाय को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने आखिर हार मान ली। मोहिनी सिंह की बात मानकर वो उस जगह पर पहुंचे। कार पहले से जल चुकी थी। उन 3 लोगों की लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी, लेकिन मर्द और औरत का फर्क नजर आ रहा था। उन्होंने 2 की सांसें चेक की तो वो थम चुकी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। ये सब करते हुए जब उन्होंने संध्या को चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी। वो क्या करते? मोहिनी सिंह की कॉल पर कॉल। परेशान होकर उन्होंने पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाया और उसे संध्या पर फेंक दिया। संध्या की बची सांसें रुक गई। आस पास खून फैल गया। शिवराज कांप गए, उनका बदन थरथरा गया। ये क्या किया उन्होंने? वो भाग गए। वो चाहते तो संध्या को बचा सकते थे, लेकिन उस वक्त उनका दिमाग ये सब नहीं सोच सका और उस दिन उनसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। उन्हें लगा ये किस्सा यहीं खत्म हो गया। वो कभी समझ नहीं पाए कि ये भी मोहिनी सिंह की चाल ही थी, उन्हें चुनना। संध्या को तो वो बर्बाद कर ही चुकी थी, विवान को भी वो कभी खुश नहीं देखना चाहती थी। ये सब शुरू से सोचा गया था। ऐसे ही तेज सिंह ने विवान का रिश्ता इरा से तय नहीं किया था। किस्मत ने भी बेईमानी की। विवान को प्यार भी इरा से हुआ। अगर न भी होता तब भी वो उसकी शादी इरा से कराते। उस वक्त तो इरा का वजूद दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने बस एक प्लान बनाया और सब उनके मुताबिक ही हुआ। बदकिस्मती से शिवराज सिंह को बेटी हुई। मोहिनी सिंह को संध्या से ज्यादा नफरत विवान से थी। वो उसकी जिंदगी का हर लम्हा वर्ष बनाना चाहती थी। उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम देना चाहती थी, जिससे पीछा वो कभी न छुड़ा सके। उसी नफरत के साथ वो चली गई। शिवराज सिंह रोते हुए उसे ये सब बता रहे थे। फिर मेरी शादी उनसे क्यों कराए? इरा जैसे रोना भूल गई। उसकी आवाज ठंडी थी। मुझे नहीं पता था वो वही है, मुझे बस तेज सिंह का पता था। इसलिए मैं इस रिश्ते से शुरुआत में खुश नहीं था, लेकिन फिर तेज सिंह ने फिर मुझे ब्लैकमेल किया। लेकिन इस दफा मैं और ज्यादा मजबूर था। अगर मुझे पता होता कि वो उसी का बेटा है तो मैं कभी तुम्हारी शादी उससे न होने देता। शिवराज सिंह की आंखें रोकर लाल हो गई, लेकिन दिल हल्का हो गया। उसे कभी नहीं पता चलेगा। तुम उसे कभी मत पता चलने देना बेटा। मोहब्बत खेम हो चुकी है। बेटा मुझे माफ कर दो। वो पछतावे से रोने लगे। वो मोहिनी सबके लिए किसी बद्दुआ से कम नहीं थी। उसने सबको बर्बाद कर दिया। मुझे, संध्या को मार डाला। दिग्विजय को ड्रग्स देकर उसका फायदा उठाती थी।
उसे तो इस कदर बर्बाद किया कि वो कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। हम सब कुछ जानते हुए भी खुद को नहीं बचा पाए। उसने सब बर्बाद कर दिया। उनकी आवाज में बेबसी तड़प थी, लेकिन जैसे जैसे वो हर लफ्ज अपने होठों से बाहर निकाल रहे थे, उनके दिल में ठंडक पहुंच रही थी। इरा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या कहती वो? ना कुछ सोच पा रही थी, न कह सब बर्बाद कर दिया आपने। उसी वक्त वार्ड का दरवाजा तेजी से खोला गया। इरा झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसका हाथ शिवराज सिंह के हाथ से छूट गया। आप। विवान अपनी सुर्ख बेजान आंखों से उसे देख रहा था। असल में वो करीब 15 मिनट से वहां खड़ा था, मतलब साफ था उसने हर एक लफ्ज सुना था। उसकी निगाह इरा पर टिकी रही। इरा की निगाह उसकी निगाह से मिली। उसके दिल में एक डर बैठ गया, जैसे अब सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। उसके सूखे आंसू दोबारा बहने लगे। विवान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। शिवराज सिंह ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में खौफ उतर आया। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। विवान इरा से 3 कदम की दूरी पर आकर रुका। इरा उसके सामने खड़ी रो रही थी। उसे पूरा यकीन था अब सब खत्म हो जाएगा। तेज आवाज आई। विवान ने एक जोर से लात अपने और इरा के बीच उस स्टूल पर मारी थी, जो एक तरफ जाकर गिरा। इरा चौंककर 2 कदम पीछे हो गई। अपने मुंह पर हाथ रखे वो रो रही थी। उसने नजरें झुका ली। वो विवान से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। विवान एक कदम और आगे आया। उसने इरा का हाथ पकड़ लिया और बगैर एक लफ्ज कहे जबरदस्ती उसे खींचकर ले जाने लगा। मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं। वो रुका। उसने अभी भी इरा का हाथ पकड़ा था। ये मेरी बीवी है, मैं जो चाहे इसके साथ करूं, तुम सबसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसी तरीके से वो उसे खींचते हुए बाहर लाया तो कॉरिडोर में उसे मेघा सिंह और शिवाय मिल गए। शिवाय भवानी सिंह और रोहिणी सिंह को छोड़कर अभी वापस आया था। उसे इरा को इस कदर ले जाता देख शिवाय उसके सामने आ गया। क्या कर रहे हो तुम? मेघा सिंह इरा के पास आकर खड़ी हो गई। बेटा रो क्यों रही हो? इरा बस रोए जा रही थी। तुम उसे इस तरीके से क्यों ले जा रहे थे? उसकी हालत का तो ख्याल करो। विवान खामोश था। उसकी चेहरे पर जितनी खामोशी थी, उसके आस पास की फिजा उतनी ही गर्म। उसने इरा का हाथ छोड़ा। उसकी उंगलियों ने इरा की कलाई पर अपनी छाप छोड़ दी थी। वो उसे और सिर्फ उसे देखते हुए बोला, मेरे साथ चलना है या इन लोगों से वास्ता रखना है? उसकी आवाज में किसी किस्म की कोई फीलिंग्स नहीं थी। बेटा आप क्या कह रहे हैं? मेघा सिंह ने फिक्रमंदी से पूछा। विवान का सवाल अजीब था। इरा सर झुकाए रो रही थी। उसकी चुप्पी से विवान को बेहद गुस्सा आया। उसने जोर से अपनी मुट्ठियां कसी और वहां से जाने लगा। खाली हो गया था उसका दिल। तभी इरा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। एक पल विवान ने सुकून से आंखें बंद की थी। विवान सामने देख रहा था, उसने इरा की ओर नहीं देखा। हाँ, उसका हाथ जरूर थाम लिया। शिवाय और मेघा सिंह ने पीछे से कई सवाल किए, लेकिन वो इरा को लेकर जा चुका था। पहला सफर दोनों का ऐसा था जिसमें दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की थी, वरना उनका हर सफर जब खत्म होता तो हसीन याद बन जाता। इरा विवान से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए और विवान वो उसके चेहरे से कुछ जाहिर नहीं था वो क्या महसूस कर रहा था। उसका पूरा वजूद खामोश था। एक बार भी उसने इरा की ओर नहीं देखा। पूरा रास्ता इरा ने खौफ में काटा। हर एक गुजरता सेकंड उसके दिल की धड़कन तेज कर रहा था। आखिर जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे और विवान ने कार रोकी, वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर बिल्डिंग के अंदर चला गया। इरा ने उसे जाते देखा। वो बेहाल होकर रोने लगी। वो तेज आवाज के साथ रो रही थी। पहली बार विवान ने उसके साथ इस किस्म का बर्ताव किया था, लेकिन फिर भी वो बुरा फील नहीं कर रही थी। आज वो विवान के लिए बुरा फील कर रही थी। आखिर क्यों वो उसकी जिंदगी में आए? हाँ, वो यही महसूस कर रही थी। खुद से ज्यादा वो उसके दर्द को महसूस कर रही थी। क्या बीत रही होगी उस पर? क्या अब आप मुझसे नफरत करेंगे? अपना मुंह दबाए वो और तेजी से रोने लगी। बेबस बेहाल वो कार से उतरी। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे, जैसे उनमें जान ही न हो। एक पल वो कार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। विवान ने इतनी देर में सारा कमरा तहस नहस कर दिया था। जो हाथ में आया वो बेरहमी से तोड़ता चला गया। शोपीस, लैपटॉप, हर चीज। अभी कुछ 2 दिन पहले तो उसने ये कमरा बेहद मोहब्बत से इरा के लिए सजाया था। उसमें इतनी आग थी कि वो सब कुछ बर्बाद कर दे। राणा सिंह, शिवराज सिंह, सबकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी।
उसने बेड साइड टेबल पर रखा, कांच का ग्लास दीवार पर दे मारा और फिर उसी पर रखा एक फोटो फ्रेम उठाया। उसे भी वो फेंकने के लिए तैयार था। इरा उसी वक्त रूम में आई थी। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से कमरे का हाल देखा। उसके पैर के करीब वास फूलदान के टूटे टुकड़े पड़े थे। उसे देखते हुए विवान ने फोटो फ्रेम वापस टेबल पर उल्टा करके रख दिया। वो इरा की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। बार बार वो अपने चेहरे को सहलाते हुए तेजी से सांसें ले रहा था। ठंडी सांस छोड़ते हुए उसका जिस्म कांप रहा था। इरा जमीन पर बिखरी चीजों से बचते हुए उसके करीब आई। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सामना करना जरूरी था ना। इरा खामोशी से उसके पास आकर खड़ी हो गई। विवान उसे देख भी नहीं रहा था। इरा को अब तकलीफ हो रही थी। आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं? रोने से उसकी आवाज भारी हो गई थी। उसके इस सवाल पर विवान ने कोई जवाब नहीं दिया, ना उसे देखा ही। इरा का दिल अब बैठने लगा, उसके इमोशंस बेकाबू हो गए। कब तक समेट के रखती? दूसरा उसकी प्रेगनेंसी। उसे धुंधला महसूस हो रहा था। अपने पेट में आज पहली दफा हल्का दर्द महसूस हो रहा था। बस उसने खुद को बटोर रखा था, किसी भी पल वो बिखर सकती थी। वो कभी भी टूट सकती थी। उसने भरे हुए गले से दोबारा सवाल किया, क्या अब आप मुझसे नफरत करेंगे? क्या अब आपके दिल से मेरे लिए मोहब्बत खत्म हो चुकी है क्योंकि मेरे अंदर उनका खून है? विवान की इग्नोरेंस इरा को तोड़ रही थी। इन कुछ घंटों के सफर में उसने एक दफा भी उसकी ओर नहीं देखा था। उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फूट कर रोने लगी। क्या हमारा रिश्ता अब खत्म हो जाएगा? उसने विवान का बाजू पकड़ लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। प्लीज कुछ बोलिए ना प्लीज, उसकी आवाज में बेबसी थी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन उनसे नफरत भी नहीं कर पा रही हूं। उसकी बात पर विवान ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और उसका हाथ अपनी बाजू से हटा दिया। इरा की उम्मीद टूट गई। वो टूटकर नीचे बैठ गई। अब वो बिखर गई थी। मैं अपना सब्र खो रही हूं, कुछ तो बोलिए ना प्लीज। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? उसने अपना सर पकड़ लिया, रोते हुए सर उठाया और चिल्ला उठी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उसने अपनी ताकत लगाई थी, उसका सर चकराने लगा। दिमाग ब्लैंक पड़ गया। तभी उसने विवान की आवाज सुनी, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इरा ने ये सुना तो कांप गई। कैसे ना कांपती? जिसकी वो बात कर रहा था उसके बाबा थे, जिंदगी भर उनसे नाराज रह सकती थी, लेकिन उनका ये हश्र कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। नहीं, उसकी नजर जमीन पर एक वास के टुकड़े पर पड़ी। उसने बगैर कुछ सोचे उसे उठा लिया। खड़ी होकर वो कुछ कदम पीछे चली गई। उसने वो टुकड़ा अपने पेट पर रखा और रोते हुए बोली, अगर आपने उन्हें कुछ किया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, और इस बच्चे को भी। मैं क्यों उस इंसान के बच्चे को पैदा करूं जो मेरे बाबा सा को मारना चाहता है? उसने कुछ सोचकर नहीं बोला था, बस अब वो काबू में नहीं थी। उसकी हरकत पर विवान की आंखों में एक पल खौफ आया, अगले ही पल गुस्से का सैलाब। चुपचाप उसे नीचे फेंको। उसने जैसे ही इरा की ओर कदम बढ़ाया, इरा ने डर से उस टुकड़े को और तेजी से अपने पेट पर दबा दिया। उसके मुंह से कराह निकली। उसकी इस हरकत ने विवान के गुस्से को हवा दे दी थी। क्या कहा तुमने? वो चिल्लाया। उसका हाथ उठा। इरा ने डर से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। उसके हाथ से वो टुकड़ा छूटकर गिर गया। विवान का हाथ हवा में था, दोनों के बीच लम्हा थमा। विवान ने उस हथेली की मुट्ठी बना ली। क्या वो ऐसा कभी करता? कभी नहीं। गुस्से की हद में भी उसे इतना होश था। ये उसने सिर्फ इरा को डराने के मकसद से किया था, ताकि उसका ध्यान इस हरकत पर आए और वो उस टुकड़े को छोड़ दे। विवान ने हाथ नीचे किया। कुछ न महसूस कर इरा ने अपने चेहरे से हाथ हटाया। दोनों की नजरें मिली। इरा को लगा उनके बीच में एक खाई आ चुकी थी। वो इन कुछ घंटों में एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। और विवान, क्या उसके एहसास भी ऐसे थे? क्या आप अब मुझसे नफरत करते हैं? ये सवाल पूछने के बाद इरा ने नजरें झुका ली। उसके दिल में बैठ गया था कि अब कुछ नहीं बचा। विवान ने हाथ बढ़ाया। अगले ही पल इरा उसकी बाहों में थी। मोहब्बत की हैड। इरा को यही तो चाहिए था। वो बिखर गई। उसकी शर्ट को मुट्ठी में भरे वो तेजी से रोने लगी। इरा को अपने हिसार में लिए वो करीब 15 मिनट बगैर कुछ बोले खड़ा रहा। अब इरा का रोना भी कम हो चुका था। वो हिचकियां ले रही थी। उसका बाजू पकड़कर विवान ने अब जाकर उसे थोड़ा अलग किया। तुम्हारी नजर में इस बच्चे की इतनी ही अहमियत है? सिर्फ मेरा नहीं, ये तुम्हारा भी बच्चा है। तुम्हारी ख्वाहिश थी सबसे पहले इसे दुनिया में लाने की। आज तुम बोल रही हो कि तुम मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती।
ठंडेपन से कहते हुए विवान की पकड़ उसकी बाजू पर कस गई। आई एम सॉरी, मैंने दिल से नहीं कहा, मैं उस वक्त अपने काबू में नहीं थी, आपकी इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं कुछ भी कहती चली गई। वो फिर रोने लगी। उसकी आवाज में तड़प थी। उसने हाथ बढ़ाकर विवान का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब क्या हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा? आप मुझसे नफरत करेंगे? क्या हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा? प्लीज अब तो कुछ जवाब दीजिए। आपसे बेहतर कौन जानता है, मुझ में इतना सब्र नहीं जितना मैंने कर लिया है। मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी, उनसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी, ना कभी उनसे मिलूंगी। लेकिन प्लीज आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे ना? आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। नहीं करेंगे, बताए ना। इरा ने उसके सीने पर सर रख लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। आपने कुछ किया तो सब और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम कितने खुश थे, अब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। सब बर्बाद हो गया, हमारा इतना अच्छा रिश्ता बर्बाद हो गया। रोते हुए वो कांप रही थी। विवान के दिमाग में पहले से बहुत सी बातें घूम रही थी, वो भी इंसान ही था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ी। अगले ही पल उसने इरा की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट लिए, उसकी पकड़ कस गई। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, कभी नहीं कर सकता। अपने दिमाग के हजारों ख्यालात को एक तरफ रख, उसने सिर्फ उसे अपने दिमाग में जगह दी। वसवसे तो उस पर भी हावी हो रहे थे, लेकिन एक लम्हा उससे ये ख्याल नहीं आया था कि वो इस लड़की को खुद से दूर कर दे। आखिर क्यों करे, वो उसकी बीवी थी, सिर्फ उसका हक था उस पर। इरा से उसे मोहब्बत थी, वो बात की बात थी। वो उसकी जिंदगी का वो अहम हिस्सा थी जो उसे पूरा करती थी। कितना इश्क करता था वो उससे। उसकी कोई हद थी। हाँ, हद इतनी थी कि अगर इरा उसकी आंखों के सामने उससे बेवफाई करे तब भी उसकी मोहब्बत उसके लिए कम नहीं होगी। आखिर बेवफाई इरा करती, लेकिन उसकी मोहब्बत तो उसकी थी। वो तो बेवफा नहीं था ना। उसकी अपनी जिस्म में सिर्फ उसका हक था, बहुत पाक। इरा की हक से इरा के हिस्से की मोहब्बत मैली होती, उसके हिस्से की मोहब्बत अभी भी पाक रहती। उसकी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं थी कि किसी और की गलती की सजा वो उससे दे। उसकी रोज हजारों गलतियां माफ करने वाला वो इरा के हिस्से में किसी और की गलती रखकर उससे नफरत करता, ये तो हो ही नहीं सकता था। नफरत उसे शिवराज सिंह से थी। सवाल था उसमें शिवराज सिंह का खून था तो क्या? उसकी रूह पर, उसके जिस्म पर, उसके जहन, उसके वजूद के हर हिस्से पर तो उसका हक था, ना सिर्फ उसका। फिर खून क्या मायने रखता था? मुझे पता है आपके दिल में मेरे लिए घिन होगी, नफरत भी। ये लाजमी है क्योंकि मेरे अंदर उनका खून है, मुझे माफ कर दीजिए। खून, सिर्फ खून है, बाकी तुम्हारे पूरे वजूद में सिर्फ मैं हूं। बाहर तुम्हारे बदन के हर कतरे से लेकर तुम्हारे अंदर मेरा अपना खून पल पल बढ़ रहा है। अंदर से बाहर तक, दिमाग से दिल तक, हर हिस्से पर सिर्फ मेरा हक है। इरा खामोश हो गई। उसे कुछ सुकून आया था। उसने विवान पर अपनी पकड़ कस ली। ये सब क्यों हुआ और हम क्यों सफर कर रहे हैं? हम सफर नहीं करेंगे। लेकिन शुश, कहा ना, हम सफर नहीं करेंगे, ना इस बारे में कभी बात करेंगे। कुछ चीजों को डिस्कस न किया जाए तो ही बेहतर है, उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया तो ही बेहतर है। इरा परेशान थी, उसके दिल में अभी भी बहुत सी बेचैनियां थी। उसके जरा से हिलने से विवान समझ गया। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ तुम्हारे लिए फील करूंगा? नफरत? वो हंसा। बेवकूफ हो तुम, क्या मुझ पर इतना ही ट्रस्ट करती हो? लेकिन कोई भी होता तो उसे नफरत हो ही जाती, शायद मुझे भी। अभी भी दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। किसी को भी हो जाती एग्री, बट कोई भी मैं नहीं हूं। जरा भी ख्याल नहीं आया था। विवान ने सर हिलाया, जरा भी नहीं। कोई खुद का इतना भारी नुकसान कराता है? जब तुम रो रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। आई फील फ्रस्ट्रेटेड। उसे एक वक्त मुझे तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ रहा था, तुम्हारी वो आवाजें जैसे मुझ तक पहुंच ही नहीं रही थी। लेकिन अब जब मैं एहसास कर रहा हूं तो आई फील डिस्गस्ट, कैसे मुझे तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ा उस लम्हा। कुछ लोग मेरे दिमाग पर इतने हावी हो गए कि मुझे तुम्हारे रोने का एहसास नहीं हुआ। आई एम सॉरी, उस एक लम्हे का रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। उसकी बात सुनकर इरा रोने लगी। उसके पास लफ्ज नहीं थे, बस उसका दिल भर आया था। आखिर वो ऐसा क्यों था? उसकी जगह कोई और मर्द होता तो सारे एहसास भूलकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देता, भले बाद में एहसास करता और उसे वापस अपनी जिंदगी में शामिल करता। इरा को भी यही लगा था, विवान उसे कुछ वक्त के लिए खुद से अलहदा कर देगा।
उस लम्हा एहसास नहीं था, लेकिन अभी मैं अपने होश में हूं और तुम्हारा रोना सुन रहा हूं। जस्ट स्टॉप क्राइंग। इरा बिलखते हुए बोली, मैं आपको बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, सच में। मैं जानती हूं अंदर से आप कितनी तकलीफ में हैं, लेकिन आपको अभी भी सिर्फ मेरी परवाह है। क्यों क्यों न करूं? मेरी बीवी हो और ये परवाह सिर्फ तुम ही डिजर्व करती हो। यू आर द मोस्ट डिजर्विंग। इरा उससे दूर होने लगी, लेकिन विवान ने उसे जकड़ लिया। दूर मत जाओ, ऐसे ही रहो, ठंडक का एहसास हो रहा है। इरा ने भी उसे जोर से जकड़ लिया। तकलीफ की आग और एक दूसरे की करीबी से ठंडक का एहसास, यही तो उनका रिश्ता था। बड़े से बड़ा तूफान उनके रिश्ते को बर्बाद किया, 1 इंच नहीं हिला पाया था। मुझे लगा आप कुछ वक्त के लिए मुझे खुद से अलग कर देंगे, गुस्से में ही सही। आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, कोई भी होता यही करता। विवान ने उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। इरा की खुशबू उसे ठंडक पहुंचा रही थी। उसने सांस अंदर खींची, गुस्से में खुद से अलग कर देता, फिर जब गुस्सा खत्म होता तो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। वॉट अ लॉजिक। कब समझोगी तुम बीवी हो, मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा। मुझे हक नहीं तुम्हें जब चाहे अपनी जिंदगी से निकाल दूं और जब चाहे वापस ले आऊं, तुम्हारे वजूद की बेअदबी करूं। इतना कमजोर किरदार नहीं है मेरा। अपने गुस्से में तुम्हें खुद से दूर करता, उस गलती के लिए जिसमें तुम हिस्सेदार ही नहीं हो। फिर वापस तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करता, कैसे नजरें मिलाता खुद से। उस पल जब दूर किया था उसका बोझ कैसे सारी जिंदगी उठाता। मेरी छोड़ो तुम, क्या कभी वो पल भूल पाती? इरा ने सर हिलाया। उस लम्हा जब आप मुझे छोड़ते, उसका मलाल मुझे जिंदगी भर रहता। फिर भले आप मुझे पहले के मुकाबले डबल खुशियां देते। न जाने क्यों लोग सोचते हैं कि दूरी तड़प से रिश्ता मजबूत होता है, बाद में साथ आने के बाद इस तड़प का एहसास हमेशा दिल में रह जाता है। असल लॉयल्टी तो वो है ना कि अगर मैं कहूं दूर चले जाओ फिर भी दूर न जाओ। अपने एक्सट्रीम गुस्से में भी बस एक उस इंसान का ख्याल दिल दिमाग में रहे। जहां लोग तकलीफ में तन्हाई मांगते हैं, वहां आपका हमसफर उस लम्हा भी आपके साथ रहे, कहेगी। विवान ने उसकी बात पूरी की। नो मैटर वॉट, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेट इट फिक्स टुगेदर। इरा आगे की बातें धीरे से बुदबुदाए। बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू, आई डोंट वांट टू लूज यू। नेवर एवर। विवान ने सुकून से उसके गालों पर किस किया। इस पल वो हर तकलीफ भूल गया था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन मोहब्बत के मामले में दोनों एक सा सोचते थे। ये उनका वादा था, कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ने का वादा। अगर मैं रूठूं तो आप मना लेना, छोड़कर जाने को कहूं तो थाम लेना। अगर कहूं कि आपसे तंग आ चुकी हूं तो समझ जाना, आई नीड यू द मोस्ट। कभी कोई गलती हो छोड़ना मत, समझा देना। ये इरा की ख्वाहिशात थी। उसे डर लगता था जैसी वो है, विवान उसे परेशान होकर एक दिन उसे छोड़ देगा। हर हाल में मनाऊंगा, आखिर ये मेरा फर्ज है। छोड़कर जाने की ख्वाहिश करोगी तो खुद से इतनी सख्ती से बांध लूंगा कि भूल जाओगी हमारा वजूद अलग है, अपने वजूद से कोई दूर जाता है। अगर तंग आ जाओगी तो खुद को बदल लूंगा। तंग तो तुम मेरे उस हिस्से से आई थी न, जरा इसे आजमा कर देखो। समझाऊंगा और कदम कदम पर संवारूंगा। ये विवान के कमिटमेंट थे, जो सिर्फ जबानी बातें नहीं थी। गिल्ट। आप बहुत। हाँ, मैं जानता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, और ये भी कि ये बात तुम ओकेजनली बोलती हो क्योंकि मैं रोज तुम्हें बहुत बुरा लगता हूं, कहते विवान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मुझे ख्याल नहीं रहा तुम कितनी देर से खड़ी हो। वो पैरों से जमीन पर बिखरी चीजों को एक तरफ करते हुए उसे बेड तक लेकर गया। उसे बेड पर बैठाकर विवान खड़ा हुआ तो इरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं? उसके दिल में डर था। बस यही हूं। विवान ने उसके हाथ से अपना हाथ खींचा, फिर उसके गाल पर धीरे से हाथ रखकर एक दफा सहलाया। इरा देख रही थी, वो चीजों को समेट रहा था। वो बेड से उठी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसका एहसास कर विवान ने सर पीछे कर उसे देखा। इस वक्त वो पंजों के बल बैठे वास के टूटे टुकड़े कलेक्ट कर रहा था। उसके कुछ पूछने से पहले इरा बोल उठी, मैं भी हेल्प करवाऊं? ठीक है। विवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो बेहतर जानता था अभी 2 मिनट बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद पीछे हट जाएगी। इरा ने एक निगाह सारे रूम पर डाली। इतना मैस देखकर ही उसका हौसला पस्त हो गया। फिर भी वो जाकर कुछ टूटी चीजों को उठाकर एक तरफ रखने लगी। विवान अपना काम छोड़कर उसे देखने लगा। उसे हैरानी हुई इरा अब तक फ्रस्ट्रेट क्यों नहीं हुई। करीब 5 मिनट तक वो उसे देखता रहा, फिर जब वो और काबू नहीं कर पाया तो उठकर उसके करीब गया। उसने हाथ पकड़कर इरा को उठाया। क्या हुआ? क्या जरूरत है ये सब करने की? माँ, मैं कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है।
विवान ने उसे बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। इरा ने उसका हाथ पकड़ा। आपने जवाब नहीं दिया क्या? वैसे तो विवान जानता था उसका मतलब क्या था। इरा ने हिम्मत कर अपनी बात कही, आप उन्हें कुछ। विवान के एक्सप्रेशंस देखकर उसने अपनी बात निगल ली। तुम कब से इसी बारे में सोच रही थी? आखिर वो कैसे ना सोचती? इरा परेशानी से उठकर बैठ गई, उसका जवाब न देना उसे बेचैन कर रहा था। प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना? आई प्रॉमिस मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। उसकी आवाज तकलीफ से भर गई। इस चीज के लिए हाँ कहना विवान के लिए भी मुश्किल था। आखिर गुनहगार सामने था और वो हाथ बांधे बैठा रहता, ये तो बुजदिली होती। लेकिन वो बखूबी जानता था अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो इरा उसे कभी माफ न करती। वो भले इरा के लिए अपने दिल में मलाल न लाए, लेकिन इरा का दिल और दिमाग उसकी तरह नहीं था। उसने दिल संग किया और ठंडेपन से बोला, ठीक है। इरा को सुकून आया। विवान ने थोड़ा ठहर कर आगे कहा, तुम उस खानदान के किसी शख्स से कोई वास्ता नहीं रखोगी, डू यू गेट इट? इरा उसकी बात पर सुन्न पड़ गई। उसका मतलब था कि वो सिर्फ शिवराज सिंह से ही नहीं बाकी भी किसी से मतलब नहीं रखेगी। इरा ने सर झुका लिया। विवान उसके सामने बैठा और उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, बोलो, ये एक्सेप्ट करोगी कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं? उसने देखा इरा की आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। विवान इस दफा नहीं पिघला। क्या इतना मुश्किल है? मुश्किल कैसे नहीं था? उसकी पकड़ इरा के चेहरे पर कस गई। इरा समझ गई वो अपना पेशेंस खो रहा था। उसने सर हिला दिया, इसी के साथ उसके चेहरे से बहता हुआ एक आंसू का कतरा विवान के हाथ पर गिर गया। रात करीब 2 बजे इरा को खालीपन का एहसास हुआ तो उसकी आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गई। एक पल उसने घबराते हुए रूम के हर कोने पर नजर डाली। उसकी नजर बालकनी पर खड़े उस अक्स पर पड़ी। विवान वहां खामोशी से खड़ा था। इरा बस उसकी पीठ देख पा रही थी। वो बेड से उतरने लगी लेकिन रुक गई। वो परेशान था, वजह भी वो जानती थी। उसका परेशान होना लाजमी था, लेकिन इरा किस मुंह से उसे इस बात पर दिलासा देती? उसने हिम्मत खो दी। उसके पास जाने की वो हिम्मत नहीं कर पाए। बस बैठी उसे देखती रही। इरा को शदीद गिल्ट का एहसास हुआ। विवान के दिल में कोई मलाल नहीं था, लेकिन उसका दिल जो शर्मिंदगी से भरा था उसका वो क्या करती? जब उसे लगा विवान मुड़ने वाला था तो जल्दी से लेट गई। विवान वापस रूम में आया। जैसे ही वो उसके करीब लेटा, उसने इरा को अपने हिसार में लिया। उसे छूते ही वो समझ गया इरा जाग रही थी। वो मुस्कुराया और इरा की गर्दन को चूमने लगा। इरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपना राज फाश नहीं करना चाहती थी। अच्छी कोशिश है। विवान अब उसके गालों पर अपने होंठ चला रहा था। अगले दिन विवान किसी जरूरी काम से ऑफिस चला गया। उसने इरा को ख्याल रखने की हिदायत दी और उसे आज ऑफिस जाने से मना किया। इरा घर पर अकेली थी। इस वक्त वो ब्रेकफास्ट कर रही थी जो विवान ने उसके लिए रेडी किया था। आज पता नहीं क्यों उसके गले से निवाला नहीं उतर रहा था। हर रोज वो इसी खाने को बेफिक्री से बेकदरी से खाती थी। हर एक निवाला गले से उतरते हुए उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। विवान उसके लिए कितना कुछ करता था और वो बस उसे परेशानी के सिवा कुछ नहीं देती थी। आज उसे एहसास हो रहा था, या शायद ज्यादा हो रहा था। उसका ध्यान टूटा जब उसने डोरबेल बजने की आवाज सुनी। उसने सामने प्लेट एक और सरकाए। दरवाजा खोला तो ठहर गई। सामने मेघा सिंह और शिवाय खड़े थे। इरा एक तरफ नहीं हुई। उसने बस इतना कहा, यहां से चले जाए प्लीज। उसकी बात सुनकर दोनों हैरान हो गए। मेघा सिंह आगे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा हुआ क्या है? क्यों वो तुम्हें कल ऐसे खींच लाए? कोई बात है तो हमें बताओ। चलो हमारे साथ। तुम कोई लावारिस नहीं हो जो ऐसे कोई तुम्हें हमारे सामने खींचते हुए ले जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर उसने मेघा सिंह को देखा, और क्या बात है ये आप जाकर अपनी पति से जाकर पूछिए। बेटी हूं, राज फाश करके उन्हें बदनाम नहीं कर सकती। प्लीज चले जाए। उसने दरवाजा बंद कर लिया। ड्रंक विवान। मेघा सिंह की आंखें भर आईं। ऐसा भी क्या हो गया कि तुम हमसे इस तरह का बर्ताव कर रही हो? उन्होंने दरवाजा पीटा। इरा डोर से टिककर खड़ी थी। पता नहीं उसने तुम्हारा क्या ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज तुम हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर रही हो। तुम्हारी उससे शादी क्या हुई? तुम हमसे दूर होती चली गई। इस बार इरा ने दरवाजे के उस पार से जवाब दिया, आपकी नजर में हमेशा वही क्यों गलत होते हैं? प्लीज मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ मत कहिए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इरा का गला कड़वाहट से भर गया। अब मुझे पूरा यकीन आ गया कि उसी ने तुम्हें मना किया है।
हमसे बात करने से, और वैसे भी तुम्हारा ब्रेन वॉश करना आसान है। उसके पास अपनी फैमिली नहीं है, इसलिए उससे हमारा साथ भी बर्दाश्त नहीं होता। आखिर कर दिया उसने तुम्हें हमसे दूर। मेघा सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवाय के दिमाग पर इस वक्त गुस्सा चढ़ा था। ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ विवान के लिए था। हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहता हूं और मैंने ये कर दिया। विवान की आवाज पर इरा ने जल्दी से दरवाजा खोला। मेघा सिंह और शिवाय ने दाएं ओर देखा, वो सामने से आ रहा था। उसे देखते ही शिवाय के सर पर गुस्सा सवार हो गया। विवान जैसे ही उसके सामने आकर खड़ा हुआ, उसने कड़वाहट से कहना शुरू किया, तुमने क्या जहर भरा है उसके दिल में हमारे खिलाफ? मैंने उसे कहा कि अगर ये तुम लोगों से वास्ता रखेगी तो मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा। आप इरा ने कुछ बोलना चाहा, क्योंकि विवान ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। तुम अंदर जाओ। इरा खड़ी रही तो विवान इस दफा सख्ती से बोला, सुना नहीं तुमने? शिवाय को उसके रवैये पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इरा अंदर चली गई। विवान ने शिवाय की ओर देखा, मैंने ही उसे मना किया तुम लोगों से वास्ता रखने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल उसे तुम लोगों से बांटना नहीं चाहता। विवान ने सारी गलती खुद पर ले ली, जानबूझकर। एक चीज वो बिल्कुल नहीं चाहता था, इरा को दूसरों की नजरों में गिराना। यहां सवाल उसकी फैमिली का था। जानता था इरा उनकी नफरत नहीं सह पाएगी, इसलिए उसने खुद को गलत ठहरा दिया और उसे कोई पछतावा भी नहीं था। बहुत घटिया हो तुम। आई डोंट केयर, अब जा सकते हो तुम यहां से। मैं अपनी बहन को यहां तुम्हारे साथ छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो उसे लेकर जाऊंगा और उसकी शादी किसी बेहतर इंसान से कराऊंगा। तुमसे बेहतर, उसने कहा। अगले ही पल विवान ने उसके मुंह पर जोर से पंच मारा और उसे दीवार पर तेजी से धक्का दिया। उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचा, फिर उसे दीवार की ओर धकेला। कैसे तुमने हिम्मत की उसे किसी और के साथ जोड़ने की? ठीक है, मैं बेहतर नहीं हूं और मैं कहता भी नहीं कि मैं बेहतर हूं। मैं उसे अपने साथ दुखी देख सकता हूं, लेकिन उसे किसी बेहतर के साथ खुश नहीं। उसने शिवाय को बेरहमी से दो मुक्के मारे। मेघा सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। तुम्हारी इतनी औकात, तुम उसे मुझसे दूर करोगे? उसकी शादी किसी और से करवाओगे? जान से मार दूंगा तुम्हें मैं और उस बेहतर को भी। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, शिवाय ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। 100 बार कहूंगा, तुम उसे डिजर्व नहीं करते। इरा रूम में चली गई थी। आवाजें जब तेज हुई तब उसने डोर खोला। सामने दोनों को इस तरह लड़ते देख वो रोते हुए चिल्लाई, पागल हो गए हैं क्या आप दोनों? विवान का ध्यान बटा तो शिवाय ने उसके मुंह पर 2 मुक्के मारे। विवान का होंठ फट गया, बस उसका ध्यान थोड़ा चूका था। मेरी बहन का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? कभी नहीं छोड़ूंगा। विवान ने एक बार फिर उसका सर दीवार से तेजी से मारा। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी थी। उसने फिर शिवाय पर कोई रहम नहीं किया। मेघा सिंह रो रही थी। इरा ने विवान को पीछे खींचने की कोशिश की, हालांकि वो अपने काबू में नहीं था। फिर भी उसे यकीन था वो अपने शदीद गुस्से में भी उसे हट नहीं करेगा। इरा ने मुश्किल से उसे शिवाय से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। गुस्से में इतने पागल हो गए हैं कि आपको मेरा ख्याल नहीं है। प्रेग्नेंट हूं मैं और आप बस बेकाबू हो चुके हैं। मुझे लग गई तो। वो चिल्लाई तो विवान रुका। उसके होंठों से खून बह रहा था जिसे उसने रगड़ा। फिर इरा का हाथ पकड़कर जाने से पहले उसने शिवाय को देखा, जिसके चेहरे पर कई जगहों से खून रिस रहा था। दोबारा अपनी जबान से मेरी बीवी का जिक्र मत करना। और क्या कहा था तुमने? इसकी शादी करवाओगे किसी बेहतर से? वो सार्कास्टिकली हंसा। तुम्हारा कौन वो बेहतर होगा जो मेरी बीवी से शादी करने की हिम्मत करेगा? वो भी मेरे होते हुए, वो भी इस हालत में जब वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। विवान सिंह राजपूत को तुम शायद समझ नहीं पाए। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो अपनी बीवी और अपने बच्चे को किसी और का होने दूं। अभी मैं जिंदा हूं तब भी नहीं, और जब मर जाऊंगा फिर भी ये मेरी ही बीवी रहेगी। शिवाय का सर फट रहा था, फिर भी अपने चकराते सर से वो विवान की बातें सुन पा रहा था। विवान इरा को लेकर अपने घर में चला गया। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया था। मेघा सिंह शिवाय को संभालकर वहां से चली गईं। बेटी और बेटा दोनों तरफ से उनका दिल दुख रहा था। क्या जरूरत थी ऐसे तमाशा करने की? विवान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से उसकी सांसें तेज थी। वो बस सोफे पर बैठा एक किसी कोने को घूर रहा था। इरा फर्स्ट एड लेकर आए। उसने विवान के जख्म पर एक तेज ऑइंटमेंट लगाया, तब भी उसके मुंह से एक सिसकी भी नहीं निकली। सुन रहे हैं आप? हाँ, तो जवाब दीजिए, क्या जरूरत थी ऐसे जानवरों की तरह लड़ने की?
अच्छा, और उसने जो कहा वो इंसानी जबान थी, तुम्हें वो नॉर्मल लगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इरा फंस गई, आखिर वो किसका साइड ले? जब तुम इंसाफ नहीं कर सकती तो चुप रहो। ठीक है। इरा ने बॉक्स अपनी गोद से उठाकर सोफे के कोने पर रखा और उठ खड़ी हुई। विवान ने उसे पकड़ लिया और दोबारा अपनी गोद में बैठा लिया। कांट यू सी, मैं दर्द में हूं, मुझे मरहम की जरूरत है। विवान अपने होंठों को उसकी गर्दन पर रगड़ने लगा। इससे उसके जख्म पर शदीद दर्द हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की। इरा को कुछ गीला सा महसूस हुआ तो उसने विवान को थोड़ा धकेला और अपनी गर्दन पर नजर डाली, वहां उसे खून का अक्स दिखा। उसने जल्दी से पलटकर विवान के जख्मी होंठों को देखा, उसके होंठों पर भी खून लगा था। वो कुछ कहती कि विवान ने हाथ बढ़ाकर फर्स्ट एड उठाकर उसके आगे कर दिया। इरा सुबकते हुए कॉटन से उसके होंठों पर लगा खून साफ करने लगी। मेरे लिए रो रही हो या उसके लिए? विवान के इस सवाल पर इरा को शदीद गुस्सा आया। वो तेजी से कॉटन से उसका जख्म दबाते हुए चिल्ला उठी, ऑफकोर्स आपके लिए, इतना शक्की कोई कैसे हो सकता है? ओह, मेरे लिए? दैट्स ग्रेट, बट फिर भी तुम मेरे लिए भी आंसू बहाओ, मुझे पसंद नहीं। इरा ने जल्दी से उसे ऑइंटमेंट लगाया और उठ गई उसकी गोद से। साइको। मेघा सिंह शिवाय को सबसे पहले पास के हॉस्पिटल लेकर गई। ड्रेसिंग कराने के बाद शिवाय गुस्से में बैठा था। उसे क्या लगता है, उसने कह दिया तो हम उसे ऐसे लावारिस छोड़ देंगे? कभी नहीं। मैं फिर जाऊंगा उसे समझाने और उसे लेकर आऊंगा, वो उसके साथ नहीं रहेगी। तुम कौन होते हो ये फैसला लेने वाले? वो खुद उसके साथ रहना चाहती है, मेघा सिंह ने उसे समझाया, क्योंकि वो अलग तरह से सोच रही थी। वो बस बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं है वो। कोई भी लड़की अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। औरतों का दिल ही ऐसा होता है, और हस्बैंड नहीं, वो उसके होने वाले बच्चे का बाप है। तुम सिर्फ एक तरफा सोच रहे हो। शिवाय गुस्से से बोला, उसके बच्चे को और उसे मैं जिंदगी भर संभाल लूंगा। मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं है। लेकिन क्या वो खुश रहेगी? उन्होंने शिवाय के दोनों बाजू को पकड़ा और उसके आंखों में देखते हुए आगे बोली, ये सब अचानक हुआ। बात कुछ और है। तुम्हारे बाबा सा से मिलने के बाद से ही इरा इतनी स्ट्रेस्ड है, और उसने भी तो यही कहा था। शिवाय ने उनकी बात सुनकर इरा की कही बात याद की। उसने गुस्से में इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो हॉस्पिटल बेड से उतरा। अब बाबा सा ही जवाब देंगे। वो वार्ड से निकल गया। मेघा सिंह को भी उसके पीछे जाना पड़ा। तुम्हें ये सब किसने बताया? दिग्विजय सिंह मोहित को गौर से देखने लगे। अभी मोहित ने अपनी बात खत्म की थी। वो उन्हें बता रहे थे कि विवान को शिवराज सिंह की सच्चाई मालूम चल चुकी है। मोहित थोड़ा रुके, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ऋतिक ने कल मुझसे जिक्र किया। यानी अब उसका दिल तुम्हारी तरफ नरम पड़ रहा है? हाँ, पहले वो मुझे नफरत की निगाह से देखता था, लेकिन अब कभी बात कर लेता है। कल उसने काफी खुलकर जिक्र किया। बहुत अच्छी बात है। वो खामोश हो गए। मुझे यकीन है अब उसे भी आपकी बेगुनाही का एहसास होगा। पता नहीं, शायद इंतजार है, लेकिन शायद इतनी जिंदगी न हो मेरी। ऐसा मत कहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह उन्हें देखने लगे। लेकिन क्या? तो अब दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है? दिग्विजय सिंह ने उल्टा उनसे सवाल किया। तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? मोहित ने थोड़ा सोचा। यकीनन रिश्ता खत्म कर देता, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसी बात का एहसास कराती। लेकिन इसमें उसकी क्या गलती? दिग्विजय के सवाल पर मोहित ने उनसे सवाल किया, आप होते तो क्या करते? जो मेरे बेटे ने किया। कभी ना छोड़ता। हमारी ऐसी फितरत ही नहीं कि हम एक दफा किसी औरत का हाथ थामे और छोड़ दें। हम तभी संध्या बार बार आपसे दूर जाने की कोशिश करती और आप जाने नहीं देते थे। आखिर वो चली गई, मुझसे दूर, बहुत दूर। कुछ नहीं कर सका मैं। अक्सर उनकी बातें, तकलीफें मोहित को खामोश कर देती थी। उन्होंने हर बार की तरह अपने दिल में दुआ की, जिंदगी भर आपने तकलीफ झेली। मेरी बस यही दुआ है कि आपकी जिंदगी के आखिरी पल सारी जिंदगी की तकलीफों का मरहम बन जाएं। जब भी आप विदा लें, सुकून से लें। विवान की परवाह में कोई फर्क नहीं आया था। वो वैसे ही उसका ख्याल रखता, उससे प्यार जताता। इरा जरूर बदल गई थी। अब वो अपने काम खुद करने लगी थी। पहले जो वो छोटी छोटी चीजों के लिए विवान को आवाज लगाती, अब खुद ही वो काम कर लेती। विवान नोटिस कर रहा था, उसे खटक रहा था उसका ये बर्ताव। उसे तो अच्छा लगता था इरा के काम करना, उसके नखरे उठाना, लेकिन इरा का बदला बर्ताव उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा था। जहां वो हर छोटी छोटी चीजों के लिए विवान को बेझिझक कहती, अब खुद करती थी। दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। इरा ने डिनर खत्म किया और प्लेट उठाकर किचन में चली गई।
विवान ने नोटिस किया क्योंकि वो ऐसा सिर्फ कुछ दिन से कर रही थी। उसकी फितरत थी वो प्लेट ऐसे ही रखकर विवान के उठाने का वेट करती थी। फिर जब वो डिशेज वॉश करता तो उसके करीब खड़ी उससे परेशान करती थी। उसने प्लेट धोकर रख दी। रूम में आई तब तक विवान भी आ गया। इरा बेड पर बैठी, उसने फोन उठाया। पाया तो बैटरी लो थी। वो चार्जर ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो? नहीं कुछ नहीं। उसने सोफे पर पड़ा चार्जर उठाया। विवान ने देखा। पहले तो वो ऑर्डर करती थी कि वो उसका चार्जर ढूंढ कर दे। सुबह बिस्तर फोल्ड करना, खुद से डिनर सर्व करना, अपनी चीजें खुद समेटना। विवान बस नोटिस कर रहा था, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। मुझसे कह देती। जब इरा बेड पर बैठी तो उसने कह दिया। नहीं, इसमें आपको क्या परेशान करती? परेशान हम। विवान ने मन ही मन उसकी बात दोहराए। उसे गुस्सा आया। वो अलग किस्म का इंसान था जो कभी नहीं चाहता था उसकी बीवी मैच्योर बने, बल्कि वो तो चाहता था ताउम्र इरा उस पर डिपेंड रहे। उसके छोटे छोटे काम करना, उसका हक से कहना विवान को खुशी देता था। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद विवान इरा की टेबल के करीब आया। ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। ठीक है। इरा अपनी चीजें समेटने लगी। विवान उसे देखते हुए सोच रहा था। पहले तो वो 10 सवाल करती थी, पूछती कि कहीं कोई लड़की तो नहीं है, या उसकी दूसरी फैमिली जिन्हें उसने इरा से छुपाया हो और उनसे मिलने जा रहा हो। इरा चली गई। बॉस, अब आपको घर जाना चाहिए। माम आपका वेट कर रही होंगी। ऋतिक सामने पड़ी खाली शराब की बोतल्स की ओर देखने लगा, जिसे विवान ने अभी खत्म की थी, वो भी अकेले। विवान की डाइट, उसका शेड्यूल खराब हो चुका था इरा के साथ से। जल्दी उठने वाला वो शादी के बाद देर से उठने लगा था। लेट नाइट उसके साथ मूवी देखते हुए अनहाइजेनिक चीजें खाना। फिर जिम तो उसने 1.5 साल पहले ही छोड़ दिया था। शायद इरा के साथ का असर था। नतीजा हुआ, जहां उसकी बॉडी पर पहले शराब या ड्रग्स का कोई असर नहीं होता था, अब उसे सब जल्दी चढ़ जाती थी। इस वक्त वो बिल्कुल नशे में था। वो कोई मेरा वेट नहीं कर रही होगी, उसे मतलब नहीं मुझसे, लेकिन मेरी बीवी जरूर मेरा वेट कर रही है। ऋतिक को बार बार मौनी का कॉल आ रहा था। अगर उसने उठाया और मौनी ने जरा भी म्यूजिक की आवाज सुनी तो वो खत्म था। तुम भी पियो? नहीं बॉस, मैंने कहा ना पियो। इस दफा विवान ने ऑर्डर दिया। वैसे ऋतिक जानता था वो नशे में है, फिर भी उसने उसकी बात मानकर एक चिल्ड बियर का ग्लास खाली कर दिया। वो अब सारे काम खुद करती है। ऋतिक के मुंह से वाइन बाहर आने को हुई। वो खांसते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है। व्हाट नॉनसेंस, इसमें क्या अच्छी बात लगी तुम्हें? तुमने सुना, वो अब ब्लैंकेट भी फोल्ड कर देती है। ऋतिक क्या बोलता, कहाँ फंस गया, ये उसने मन में कहा, फिर सर हिलाते हुए बोला, अपना काम खुद करना। शट अप, आई जस्ट वॉन्ट माई लेजी चेरी बैक। वो तो बेड के दूसरे कोने पर रखा पिलो भी खुद से नहीं उठाती थी। कितनी क्यूट लगती थी जब कहती थी इसे उठा दीजिए, और मैं कहता कि इतना तो खुद किया करो, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं था। ऋतिक को लगा उसके कान से खून आ जाएगा। नशे में डूबा विवान, उसके गाल, आंखें, होंठ लाल हो गए थे। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस पिए और बोले जा रहा था। पता नहीं किस इडियट की नजर लग गई उसकी लेजीनेस को। विवान उस पर गिर गया। ऋतिक ने उसे संभालते हुए कहा, बॉस, आप कब से ये नजर वगैरह में बिलीव करने लगे? विवान को उसने झटके से सीधा किया। विवान को कुछ खटका। वेट, तुम मेरी बीवी का जिक्र क्यों सुन रहे हो? अपने कान बंद करो। तुम नहीं सुन सकते, उसका जिक्र कोई गैर मर्द नहीं सुन सकता। क्या मुसीबत थी? ऋतिक ने एक उंगली अपने कानों में ठूस ली। वो खुद भी तो नहीं सुनना चाहता था। चाइल्डिश विवान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बॉस पहले ही सही थे, न नॉर्मली ज्यादा बोलते थे न नशे में, बस खामोश रहते थे। तुमने भी मुझे चीट किया, योर डिसलॉयल असिस्टेंट। क्या मैंने? ऋतिक ने उसकी बात पर तवज्जो दी। वो हैरान था और सीरियस भी, उसे ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं था। विवान ने सर हिलाया और जवाब देने की जगह बोतल उठाकर सीधा मुंह लगाकर पीने लगा। आप जरा बताएंगे, मैंने क्या डिसलॉयल्टी की आपके साथ? विवान ने उसे इग्नोर करना जारी रखा। ऋतिक ने हिम्मत दिखाए और उसके मुंह से बोतल जबरदस्ती निकाल दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले आप बताइए कि मैंने आपके साथ कौन सी डिसलॉयल्टी की? ऋतिक इम्पेशेंट होकर बोला। तुम्हें सब पता था उस शिव। वो रुक गया। मेरे ससुर जी की सच्चाई। ऋतिक ने सांस छोड़ी। नशे में भी ख्याल है कि वो इनकी बीवी का बाप है। मैं नहीं चाहता था। आप हट हो। विवान ने खैर उसकी बात सुनी नहीं।
ना वो जाने को तैयार था, ना ऋतिक को जाने दे रहा था। ऋतिक ने पहले सोचा उसे इरा को कॉल करना चाहिए। नहीं, उन्हें इस कंडीशन में इतनी रात को यहाँ बुलाना ठीक नहीं। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा? विवान ने उसे देखते हुए पूछा। ऋतिक हड़बड़ा गया, फिर उसे ख्याल आया वो तो होश में ही नहीं था। कुछ नहीं, आप क्या कह रहे थे? तुमसे मैं क्यों कुछ कहूंगा, विवान ने रूडली कहा। फिर वापस अपनी तवज्जो पीने पर लगा दी। ऋतिक ने किसी को कॉल किया और धीरे धीरे कुछ बात करने लगा। कॉल कट करके उसने सांस छोड़ी। उसे बस थोड़ा इंतजार करना था। मोहित, इतनी रात को तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस उम्र में ड्रिंक करना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कार की खिड़की से उस बार की ओर देखा। हाँ जानता हूँ, लेकिन बस थोड़ी देर। मोहित कार से उतर गए। दिग्विजय सिंह को भी उतरना पड़ा। काफी साल हो गए थे उन्हें ऐसी जगह पर आए। शायद वो कॉलेज के वक्त पर आया करते थे। उस वक्त क्लब्स भी डिसेंट हुआ करते थे। ना लाउड म्यूजिक, ना बेशर्मी, बस खामोशी। आखिरी बार वो इरा का पीछा करते हुए इस किस्म की जगह पर गए थे। मोहित ने एक केबिन का दरवाजा खोला। उन्हें देखते ही ऋतिक खड़ा हो गया। शुक्र है आप आ गए। दिग्विजय सिंह ने बस आवाज सुनी, अंदर देख नहीं पाए क्योंकि वो मोहित के पीछे खड़े थे। ऋतिक जल्दी से मोहित के पास आया। उसने एकदम से मोहित का हाथ पकड़ लिया। चलिए चलते हैं। दिग्विजय सिंह के सामने से गुजरते हुए उसने तेजी से कहा, आप अपनी पर्सनल मुसीबत को झेलिए। वो मोहित को लेकर चला गया। मोहित बस चलते हुए अपने और उसके हाथ को देख रहे थे। दिग्विजय सिंह बस उन्हें देखते रह गए जो उनके सामने हवा की तरह गुजरे थे। पर्सनल मुसीबत, हैरानी से बुदबुदाते हुए वो अंदर गए। तो और ज्यादा हैरान और साथ में नर्वस हो गए जब उन्होंने विवान को देखा। मैं जानता नहीं था तुम यहाँ हो, मैं चला जाता हूँ। वो मुड़े तभी उन्होंने विवान की आवाज सुनी। फिर छोड़कर जा रहे हैं? हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं आप? दिग्विजय का खून उल्टी तरफ बहने लगा। वो ठिठक गए। वो पलटे। तुमने क्या कहा? वो विवान को गौर से देखने लगे। उन्हें जल्द समझ आ गया वो होश में नहीं था। तब उनके दिल ने तेजी से धड़कना बंद किया। उन्होंने न जाने क्या सोच लिया था। वो नशे में था, फिर भी वो नर्वस थे। विवान उन्हें ही देख रहा था और साथ ही बार बार पलके झपका रहा था। वो हिम्मत कर उसके करीब गए। ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसे तो नहीं थे तुम। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़े होने की कोशिश करने लगा और डगमगा गया। दिग्विजय सिंह ने उसे सहारा दिया। अगले ही पल वो जम गए। विवान आगे बढ़कर उनसे गले लगा था। दिग्विजय भूल गए वो नशे में था। वो बस उस वक्त में बह गए। उन्होंने तेजी से विवान को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इस वक्त का मैंने कितने वक्त से इंतजार किया है। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऋतिक, जस्ट लीव मी। विवान उनसे दूर होने लगा। वो दोबारा पीछे सोफे पर बैठ गया। दिग्विजय सिंह उसके आगे खड़े थे। बगैर कुछ कहे वो करीब से उसके चेहरे को देखने लगे। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। एक बार उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक बार और उन्होंने अपनी हरकत दोहराई। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुआ। मेरा बेटा। विवान ने इरिटेशन से उनका हाथ झटक दिया। डोंट टच मी, सिर्फ मेरी चेहरी मुझे छू सकती है। दिग्विजय सिंह ने फिर से उसके गालों को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारा बाबा। देखो। उनकी बात सुनकर विवान नजरें उठाकर उन्हें देखने लगा। अचानक उसने कहा, वो तो मर चुके हैं। वो हंसने लगा। दिग्विजय सिंह के आंसू बहाना तेज हो गए। ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो। विवान ने अपना सर पकड़ लाया। बाबा, जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूं यहां तेजी से दर्द होता है। दिग्विजय सिंह उसके सामने अपने पंजों पर बैठ गए। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो। नफरत नहीं। दिग्विजय सिंह उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, यानी तुम मुझसे नफरत नहीं करते? विवान की आवाज लड़खड़ा रही थी। वो जरा भी अपने सेंसेस में नहीं था। बेटा कुछ बोलो। याद आती थी। आप कहाँ थे जब वो तेज सिंह राजवीर मुझसे काम करवाते थे? जब मैंने सड़कों पर अपनी रातें बिताई थी। लेकिन अब नहीं आती। वो उनके ऊपर गिर गया। उसकी आंखें बंद हो रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी चेरी के पास जाना है। वो धीरे से बड़बड़ाया। फिर उसने यही बात बार बार दोहराए। दिग्विजय सिंह ने उसे संभालते हुए उठाया। वो उसे क्लब से बाहर लाए। वो विवान की कार को पहचानते थे। उन्होंने विवान को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए।
विवान का मिजाज चेंज हो गया। वो अब बदल गई है। कौन? दिग्विजय सिंह ने एक नजर उसे देखा, फिर वापस सामने की ओर देखते हुए ड्राइविंग करने लगे। वही, वो अब मुझसे प्यार नहीं करती। दिग्विजय सिंह समझ गए वो किसकी बात कर रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अब वो मुझे अपने काम नहीं करने देती। अपने काम खुद करती है, यानी अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। दिग्विजय सिंह उसकी अजीब बात पर चौंके नहीं। तुमने उससे बात की? जब उन्होंने कहा तो विवान गौर से उन्हें देखने लगे, क्योंकि जब उसने ऋतिक से ये बात कही थी तो ऋतिक ने उसे अलग ही जवाब दिया था। लाजमी उसने विवान को नहीं समझा था, लेकिन ये सामने जो थे उसने उसकी बात समझी। वो कंफर्टेबल फील करने लगा। उसने सर हिलाया, नहीं, अभी हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम? वैसे तो वो जानते थे। ये नहीं बताऊंगा, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। उसके जवाब पर दिग्विजय सिंह हंस पड़े। ओके, मत बताओ, फिर क्या करोगे? क्या करूं? विवान उन्हें देखने लगा। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उससे डायरेक्ट बात करो। लेकिन वो है कहाँ? विवान इधर उधर देखने लगा। उसे इरा कहीं नहीं दिखी। वो कहाँ चली गई? कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं चली गई? वो पैनिक करने लगा। दिग्विजय सिंह ने एक हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखते हुए कहा, रिलैक्स, मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूं। थोड़ा सब्र रखो। क्या सच में? इस पर वो कुछ काम हो गया। आज के बाद इतनी ड्रिंक मत करना, दिग्विजय सिंह ने उसे समझाया। कितना अच्छा था उससे बातें करना। उनका दिल चाहा ये सफर कभी खत्म न हो। मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना। दिग्विजय उसकी बात पर फिर खामोश पड़ गए। इस बात का ही तो जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, इससे तुम्हारी चेरी को परेशानी होगी। अब जब वो तुम्हें इस हालत में देखेगी तो उसे बुरा लगेगा ना। विवान सोच में पड़ गया। फिर अब मैं क्या करूं? वो नाराज हो जाएगी। वो हर बात उनसे बच्चे की तरह पूछ रहा था। क्या मैं उससे बात करूं? विवान ने झट से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं खुद उसे मना लूंगा। मुझे नहीं पसंद कोई उससे बात करे। दिग्विजय सिंह ने अफसोस से सर हिलाते हुए धीरे से कहा, ये तो अपने बाप से ही जल रहा है। इरा सोई नहीं थी। लिविंग हॉल में चक्कर काटते हुए वो विवान का इंतजार कर रही थी। हाँ, उसने विवान को कोई कॉल नहीं किया था, वजह से वो खुद भी अनजान थी। डोरबेल की आवाज सुनकर वो जल्दी से दरवाजे के पास गई। उसने डोर खोला और एक भारी वजूद उसके ऊपर गिर गया। तुम बदल क्यों गई? विवान उससे चिपक गया। आपको क्या हुआ? उसने अपना पूरा वजन इरा पर डाल दिया था। वो खड़ा होने के काबिल नहीं था। इरा उसे संभाल नहीं पाई। वो खुद लड़खड़ाने लगी। उसे छोड़ो, किसी ने विवान को पीछे खींच लिया। इरा का ध्यान उस शख्स की ओर गया। विवान के वजूद के पीछे खड़े उस शख्स को वो पहले नहीं देख पाई थी। उन्हें देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ कह नहीं पाए। ये नशे में है। विवान उनसे छूटकर फिर इरा पर गिर गया। उसने अपना सर उसकी गर्दन में छिपा लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसकी गर्दन से अपना चेहरा रगड़ रहा था। इरा शर्मिंदा हो गई। दिग्विजय सिंह का भी यही हाल था। मैं चलता हूं, वो जाने लगे। इरा के दिमाग ने तेजी से काम किया। प्लीज, मेरी हेल्प कर सकते हैं आप? दिग्विजय सिंह के कदम रुक गए। पिछली बार के मुकाबले उसका रवैया अलग था। ठीक है। उन्होंने विवान को सीधा खड़ा होने में मदद की, लेकिन वो इरा को छोड़ना ही नहीं चाहता था। सीधे खड़े होइए। इरा ने उसे घूरा। वो होश में नहीं था, फिर भी उसने इरा की बात एकदम से मान ली। दिग्विजय सिंह उसे संभालते हुए अंदर लेकर आए। उन्होंने विवान को बेड पर बैठाया। वो जल्द ही रूम से निकल गए। इरा उनके पीछे जाने लगी तो विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, तब तक आप बस खामोशी से यहाँ बैठे रहेंगे, समझ गए? इरा रूम से निकल गई। दिग्विजय सिंह लिविंग हॉल में खड़े थे। उसे देखते ही उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, उसका ख्याल रखना। दोनों के बीच अजीब सी ऑकवर्डनेस थी। थैंक यू। किस लिए? आपने उन्हें यहाँ छोड़ा। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। इरा अपना गला साफ करते हुए आगे बोली, और सॉरी, उस दिन मैंने आपसे काफी बदतमीजी की थी। इस पर वो इरा को देखने लगे। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इरा ने उनका जवाब नहीं सुना और जल्दी से किचन में भाग गई। ओपन किचन था। दिग्विजय सिंह उसे देख सकते थे। उसने पानी ग्लास में निकाला और फिर कुछ ढूंढने लगी। पता नहीं ये स्नैक्स कहाँ रखते हैं, सिर्फ पानी देना ठीक नहीं रहेगा। दिग्विजय सिंह किचन के सामने गए। छोड़ो,
सिर्फ पानी दे दो। इरा चौंकते हुए पलटी। और रास्ता क्या था? काश वो थोड़ा ध्यान दे देती। विवान चीजों को कहाँ रखता है। ये पहली दफा था जब वो किसी को ऐसे सर्व कर रही थी। वो ग्लास ट्रे में रखकर बाहर आए। उनके सामने आई तो दिग्विजय सिंह ने ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इरा को कुछ ध्यान आया। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, आई एम सॉरी। मैंने आपको बैठने के लिए तो कहा ही नहीं। आप बैठिए। उसने सोफे को देखा जिस पर ब्लैंकेट और चीजें बिखरी पड़ी थी। विवान का इंतजार करते हुए वो यहां बैठकर टीवी देख रही थी। आई एम सॉरी, मैं अभी। 1 मिनट, इसे पकड़िए। उसने ट्रे उनकी ओर बढ़ाया। जैसे ही दिग्विजय सिंह ट्रे लेने को हुए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप तो गेस्ट हैं, आप कैसे पकड़ेंगे? वो नर्वस थी। दिग्विजय सिंह ने उसके हाथ से ट्रे जबरदस्ती ले लिया। इतना पैनिक क्यों हो रही हो? और ग्लास इरा की तरफ बढ़ा दिया। इरा भी बिना सोचे समझे एक ही सांस में सारा पानी पी गई। पीने के बाद उसे ख्याल आया, ये तो आपके लिए था। दिग्विजय सिंह उसके हाथ से ग्लास वापस लेते हुए बोले, तुम्हें ज्यादा जरूरत थी। मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? इरा ने बस कह दिया। फिर उसे अफसोस हुआ उसने क्यों कहा। वो भी जानती थी वो कितनी बदमजा कॉफी बनाती थी। नहीं, मैं ग्रीन टी पीता हूं, बना लाओ। लेकिन ये तो मुझे बनाना ही नहीं आता। वो शर्मसार हो गई। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर पी लूंगा। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं सीख लूंगी, वो ऑकवर्डली बोली। दोनों ने रूम से विवान की आवाज सुनी। वो इरा को आवाज दे रहा था। इरा ने उन्हें एक नजर देखा फिर रूम की ओर जाने लगी। तभी दिग्विजय सिंह ने उसे टोका, दरवाजा लॉक कर लो। हाँ, वो बाहर गए तो इरा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो गहरी सांसें लेने गई। फर्स्ट इंप्रेशन भी बुरा और सेकंड भी बुरा। जरूर वो मुझे निहायती बेवकूफ समझ रहे होंगे। वो जल्दी से बेडरूम में आए। आपको पता है मैंने कितनी बेवकूफी की आज, लेकिन विवान की हालत पर उसने अपने सर पर हाथ मारा। अब इन्हें क्या बताऊं? पहले इन्हीं की खबर लेती हूं। विवान फिर उससे चिपक गया। उसने इरा की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके पेट पर अपना चेहरा रगड़ने लगा। इरा को तेज शराब की महक आई, उसका जहन अजीब हो गया। इतनी शराब क्यों पी है आपने? उसने विवान को खुद से दूर धकेल दिया। वो झुकी और उसके शूज उतारने लगी। विवान ने अपना पैर पीछा खींचते हुए नशे में जवाब दिया, तुम क्यों मेरे पैर टच कर रही हो? शट अप, जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। इतनी शराब क्यों पी आपने? इरा ने उसके शूज और सॉक्स निकाल दिए। विवान ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। तुम बदल गई हो। तुम क्यों बदल गई? तुम पहले जैसी हो जाओ। उसने उसका सर अपने सीने में छिपा लिया। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या बोल रहे हैं आप ये सब? इरा उसकी बाहों से निकली। उसने विवान का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। तुम नहीं करती। क्या हुआ है? आपने इतनी शराब क्यों पी है? इरा गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। क्योंकि अब तुम। मैं क्या? वो तो मैं भूल गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। इरा का खून खौल गया। उसने सब्र की एक गहरी सांस ली। याद कीजिए, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? वो बार बार अपने सर को सहला रहा था। दर्द हो रहा है? हाँ बहुत। उसे माइग्रेन था, सर दर्द होता तो बहुत होता था। इरा शुरू से जानती थी। जानते हैं माइग्रेन है, फिर भी इतनी ड्रिंक कर ली। इरा ने उसे मुश्किल से ठीक से लेटाया। फिर काफी देर तक उसका सर दबाती रही। विवान उससे कुछ न कुछ कहे जा रहा था। अब भी दर्द है? नहीं, तुम कितनी अच्छी हो। विवान फिर उससे चिपक गया। इरा उसकी सख्त मिजाजी झेल सकती थी, लेकिन उसका ये चाइल्डिश बिहेवियर बिल्कुल नहीं, और ये दूसरी दफा था। अब बताइए कि आपने इतनी ड्रिंक क्यों की? क्या कह रहे थे आप कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अब तुम। अब आगे बोलिए भी। इरा ने अपने दांत पीसे। विवान उसके होंठों की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम अब पहले की तरह लेजी नहीं रही, बदल गई हो। हर वक्त बेकार सा मुंह बनाए रहती हो। वॉट? इरा ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। बहुत मोहब्बत है। क्या कहा आपने? मैं हर वक्त बेकार सा मुंह बनाए रहती हूँ। इरा अपने घुटनों पर खड़ी उस पर सवार थी। मैंने ऐसा कब कहा? विवान उसे मासूमियत से देखने लगा। अभी कहा आपने। उसी मासूमियत से उसने गर्दन हिलाई। नहीं मैं ऐसा कह ही नहीं सकता। इरा बस किलिस कर रह गई। और वो अब मैं लेजी नहीं रही, उसका मतलब क्या था? जरा आप बताएंगे? विवान के एक्सप्रेशंस बदले। उसने इरा को अपने ऊपर खींच लिया। हाँ, तुम अब लेजी नहीं रही, तुम बदल गई हो।
शराब की महक इरा के सर पर चढ़ रही थी। उसने काबू किया। ये तो अच्छी बात है, आप ही तो कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूं। नहीं, मैंने नहीं कहा। इरा भड़क गई। उसने जोर से विवान की नाक खींची। आप बार बार मुझे झूठा साबित क्यों कर रहे हैं? मैंने कब तुम्हें झूठा कहा? विवान उसके चेहरे को देखते हुए बड़ी मोहब्बत से बोला। इरा पिघल गई। इरा ने कुछ सोचा, फिर उसके दोनों गालों पर मोहब्बत से अपनी हथेली रखते हुए बोली, तो क्या आपको बुरा लगता है जब मैं अपने काम खुद करती हूँ? हाँ, क्यों? क्या आपको पहले गुस्सा नहीं आता था जब मैं हर चीज के लिए आपको परेशान करती थी? तुम बहुत अच्छी हो। विवान उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। इरा ने जल्दी से उसके होंठ पर अपनी एक हथेली रखी और सख्ती से बोली, जो पूछा है वो बताए। क्या तुमने कुछ पूछा? इरा का जोर से चीखने का दिल किया। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अपना सवाल दोहराया। विवान के चेहरे पर सैड एक्सप्रेशंस आ गए। क्या हुआ? आई वॉन्ट माई लेजी चेरी बैक। मुझे तुम्हारे सारे काम करने हैं, तुम्हारे सारे नखरे उठाने हैं। क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते मेरी हरकतों से? बिल्कुल नहीं। उसकी बात पर इरा मुस्कुराने लगी। उसने विवान के गाल पर किस किया। फिर थोड़ा दूर होकर उसने विवान की गर्दन पर अपने हाथ लपेट लिए। आपको होश है? आपको कौन यहां तक छोड़कर गया था? विवान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका बदन गर्म होने लगा था। वो अपनी शर्ट का कॉलर खींचने लगा। रुकिए। इरा ने उसकी शर्ट के 2-3 बटन्स खोल दिए। अब ठीक है, अब चलिए सो जाए। हाँ, साथ में सोते हैं। विवान ने उसे खींचा और उसे लेकर लेट गया। अगले ही लम्हा वो इरा को पलटकर उसके ऊपर आ गया। चलो कुछ करते हैं। वो इरा के शर्ट के बटन्स खोलने लगा। इरा अब समझी उसका साथ में सोते हैं से मतलब क्या था। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा तो विवान उसे देखने लगा। इरा ने उसे आंख दिखाए। क्या करते हैं? कुछ नहीं करना। हम अभी कुछ नहीं कर सकते। विवान ने सैडली उसे देखते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम मुझसे नाराज हो? इरा ने उसे प्यार से समझाया, इससे हमारे बेबी को तकलीफ होगी। क्या आप भूल गए? बेबी? लेकिन मेरी बेबी तो तुम हो। वो झुका और इरा की नाक की टिप को चूमते हुए बोला, तुम कितनी अच्छी हो बेबी। उसने इरा की शर्ट कंधे से सरकाए और उसके कंधे को चूमने लगा। इरा ने उसके शोल्डर्स पकड़कर उसे हल्का सा धक्का दिया। फिर उसे डांटते हुए बोली, हमारा बेबी जो यहाँ है। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। विवान नजरें झुकाकर कुछ पल उसके पेट की ओर देखने लगा। फिर उसने इरा के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, ओह हाँ, यहाँ तो हमारा बेबी है। वो उसके ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट गया। फिर इरा के पेट को प्यार से सहलाने लगा। इरा को एक ख्याल आया। उसने विवान की ओर करवट ली। अच्छा, क्या आप हमारे बेबी से प्यार करते हैं? हाँ। उसका ध्यान अभी भी इरा के पेट को सहलाने पर था। फिर आप कभी बेबी का जिक्र क्यों नहीं करते? मैं करता हूँ। वो अचानक बेड से उतर गया। कहाँ जा रहे हैं? विवान लड़खड़ाते हुए अलमारी के पास गया। इरा भी उठकर बैठ गई। उसने देखा वो अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ 2 मिनट बाद वो पलटा। इरा ने देखा उसके हाथ में कुछ था। उसके बेड पर बैठते ही उसने सवाल किया, ये क्या है? नोट्स। उसने एक लफ्ज में जवाब दिया। इरा उसके हाथ से वो फाइल लेकर पढ़ने लगी। उसने विवान की ओर देखा, लेकिन तब तक वो लेट चुका था। उसकी आंखें बंद थी, यानी वो सो चुका था। इरा ने अपने निचले होंठ को तेजी से दांतों से दबाया। फिर दोबारा उन पेपर्स को देखने लगी। असल में उसमें विवान ने सारी बातें लिखी थी कि वो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगा। सिर्फ बचपन में नहीं, बड़े होने तक। उसने बकायदा हर चीज के नोट्स बनाए थे। ये उसने कब बनाया? इरा को कोई खबर नहीं थी। विवान ने छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात उसमें मेंशन की थी। कौन सा स्कूल होगा, करियर, सब कुछ। वो उन्हें कौन सी बातें सिखाएगा। इरा पन्ने पलटने लगी। एक लाइन पर नजर पड़ते ही वो रोते हुए मुस्कुरा उठी। उन्हें लव मैरिज करने की परमिशन नहीं है, और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें थी। इरा का दिल भर आया। उसे लगता था कि विवान को शायद इस बच्चे की इतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो कभी कुछ जताता नहीं था। लेकिन आज इस फाइल को पढ़कर उसे यकीन आया कि विवान उनके होने वाले बच्चे के लिए कितना खुश, कितना एक्साइटेड और नर्वस था। इरा ने फाइल फिर उसी जगह पर रख दी। वो बेड पर वापस आए। अपनी पीठ बेड के हेडरेस्ट पर टिकाए वो विवान के सर को सहलाने लगी। आप हमेशा मुझे अपनी अच्छाई से सरप्राइज कर देते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको डर लगता है कि आप फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए कैसे फादर बनेंगे। मुझे यकीन है कि आप जितने अच्छे हस्बैंड हैं उतने ही अच्छे फादर होंगे।
इरा ने थोड़ा झुककर उसके माथे को चूमा। उसके चेहरे को इतनी नजदीक से देखकर वो खोसी गई। उसने विवान के चेहरे के हर हिस्से को अपने होंठों से छुआ। ऐसा विवान भी करता था जब उसे इरा पर शदीद प्यार आता था। बहुत मोहब्बत है मुझे आपसे। सुबह जब विवान की नींद टूटी, उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे सर में शदीद दर्द का एहसास हो रहा था, इतना कि वो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। क्या आप ये दर्द एंजॉय कर रहे हैं? इस आवाज को सुनकर विवान ने धीरे से आंखें खोली। एक पल उसने इरा के धुंधले अक्स को देखा। पलके झपकाए तो उसे इरा का वजूद साफ नजर आने लगा। बेड के करीब वो हाथ में एक ग्लास पकड़े खड़ी थी। वो उठकर बैठ गया। इरा ने उसे ग्लास पकड़ाया तो बिना कुछ कहे वो उसे लेकर पीने लगा। कुछ याद है आपको? कल आपको रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। विवान उसे देखने लगा। अभी वो इस कदर दर्द में था कि कुछ सोच नहीं पा रहा था। क्या क्या क्या? हाँ, आपकी बीवी यहाँ आपका घर पर इंतजार कर रही थी और आप बदहवास हालत में किसी लड़की के साथ। वो रुक गई। उसने गुस्से से विवान को देखा। विवान अपना सर पकड़े उसे देखने लगा। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बातें आपको बकवास लग रही हैं? इरा उसके सामने बैठ गई। होश में आइए जरा, कल कहाँ थे आप? मैं कल? वो रुका। क्लब? इरा ने सख्ती से कहा। कल क्लब में आप किसी लड़की के साथ थे। व्हाट रबिश, मैं ऋतिक के साथ था। विवान इरिटेशन में उसे देखने लगा। ना जाने कहां से इरा की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ मैं सारी रात रोती रही, इंतजार में थी कब आप उठे और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगूं, और आप यहाँ इतनी बड़ी गलती करने के बाद मेरी बातों को रबिश कह रहे हैं। उसे रोता देख विवान का नशा एक तरफ हो गया। क्या हुआ बताओगी? अब वो भी संजीदा था, साथ में थोड़ा घबरा भी गया था। उसने इरा के बाजू को पकड़ा तो इरा ने झटक दिया। मुझे मत छुओ समझे? जाकर उसे छुओ जिसके साथ आप थे। विवान पैनिक करते हुए बोला। क्या बोल रही हो? कौन? किसके साथ? मैं सच में ऋतिक के साथ था। वेट, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। वो इधर उधर बेड पर अपना फोन ढूंढने लगा। इरा रोते हुए बोली, उन्हें कुछ काम आ गया था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने मुझे फोन किया। क्या उसने इतनी रात को तुम्हें वहां बुलाया? विवान का दिमाग खराब हो गया। वो जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि जब मैं वहां पहुंची आप किसी लड़की के साथ थे, वो भी बहुत क्लोज। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। विवान का दिल एक पल रुका। इरा उसकी गर्दन की ओर इशारा करते हुए बोली, ये देखिए, ये सब निशान। विवान ने जल्दी से देखा। सही में उसकी गर्दन चेस्ट पर लव बाइट्स के कई सारे निशान थे। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। व्हाट द हेल? वो उन्हें बेरहमी से रगड़ने लगा, जैसे वो कोई गंदगी हो। मैं ऐसे? उसका सर तेजी से फटने लगा, सांसें तेज हो गई। इरा बेड से उठ गई। विवान भी जल्दी से उठा। उसने इरा का हाथ पकड़ लिया। आई विल किल हर। उससे क्या होगा? वो हसीन पल की यादें मिट जाएंगी। विवान को खुद से घिन का एहसास हो रहा था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो जाने लगी तो विवान ने उसे पीछे से जकड़ लिया। नहीं, आई एम सॉरी। ये पता नहीं क्या, मुझे सच में कुछ याद नहीं। आई नो तुम्हें मुझसे बहुत नफरत हो रही होगी। माँ, मैं क्या करूं? आई विल किल हर। ये सब कैसे हुआ? ऋतिक, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छोड़कर जाने की? तुम्हारे आने तक वो रुक नहीं सकता था। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आई एम रियली सॉरी। उसने इतनी मजबूती से इरा को पकड़ा हुआ था कि इरा एक इंच भी उससे दूर न जाए। वो बस होश में नहीं था। इरा खिलखिला उठी। विवान ने उसे पलटा पाया। वो जोर से हंस रही थी। तुम मजाक कर रही थी? उसके एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो गए। इरा जल्दी से उससे छूटकर भागने लगी। इतना वाहियात मजाक? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई जस्ट गॉट अ मिनी हार्ट अटैक। मुझे घिन आ रही थी खुद से। रुको। विवान उसके पीछे भागा। इरा भागते हुए हंस रही थी। दोनों के बीच एक सोफा था। विवान दाएं ओर जाता तो वो बाएं ओर भाग जाती। आई एम सॉरी, मैं तो बस आपको सबक सिखा रही थी कि आप नेक्स्ट टाइम से इतनी ड्रिंक ना करें। भागना बंद करो, कुछ नहीं कहूंगा। विवान रुक गया। इरा भी सोफे के उस तरफ रुक गई। इधर आओ, इरा ने सर हिलाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में कुछ नहीं कहूंगा। देखो मैं बैठ गया। वो सोफे पर बैठते हुए बोला। उसने सर घुमाकर पीछे उसे देखते हुए आगे कहा, यकीन करो, कुछ नहीं कहूंगा। इस बात को इग्नोर करते हैं। मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है। आंखें बंद किए वो सोफे पर सर टिकाकर खामोशी से बैठ गया। इरा को डर लग रहा था उसके करीब जाने से। थोड़ा मुआयना करने के बाद वो बोली, अगर आपने मुझे डांटा तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कल क्या हुआ था। क्या हुआ था? वो बिना आंखें खोले बोला।
इरा छोटे छोटे कदम लेते हुए बोली, वो आपको यहाँ छोड़कर गए थे? कौन? विवान ने आंखें खोली तब तक इरा उसके पास आकर बैठ गई। अगले ही पल विवान ने पीछे से उसकी गर्दन में अपना मजबूत हाथ फंसा लिया। इतना बकवास आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ कैसे सकता है? आपने कहा था कुछ नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। विवान झुका, उसने इरा के येलो पर तेजी से बाइट किया। ये बाइट मार्क्स तुम्हारा काम है ना? हाँ, सुन तो लीजिए, आपको यहाँ लेकर कौन आया था? अब तुम्हारे किसी स्टूपिड प्रैंक का हिस्सा नहीं बनना मुझे। ऑफकोर्स ऋतिक ही होगा। विवान ने उसे छोड़ दिया। इरा ने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, फिर उसकी तरफ होकर बैठ गई। सच में आपको वो छोड़ने आए थे? आपके बाबा सा? विवान ने झटके से उसे देखा तो इरा जल्दी से बोली, कसम से। क्या आपको मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही? फिर मजाक? इट्स इनफ। विवान उठने लगा तो इरा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। मजाक नहीं, कसम से, वही आपको यहां तक लाए थे। उन्होंने आपको बेडरूम तक छोड़ा क्योंकि आप इतने भारी थे, मैं आपको संभाल नहीं पा रही थी। विवान फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। इरा पर उसे यकीन आ गया था। मैंने उन्हें अंदर भी बुलाया। क्यों? विवान ने उसे गुस्से से देखा। बताया ना कि आप मुझसे हैंडल नहीं हो रहे थे तो डांट क्यों रहे हैं? मेरी क्या गलती? अब इस हालत में मैं आपको उठाकर कैसे ले जाती? डांट नहीं रहा, वो सोफे से उठ गया। इरा उसके पीछे पीछे चलने लगी। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहा, मुझे फॉलो करना बंद करो। नहीं, कुछ तो सोच रहे हैं, बताए ना। विवान एकदम से रुका तो इरा उसकी पीठ से टकरा गई। वो पलटा और गुस्से से बोला, सर दर्द हो रहा है मेरा, थोड़ी देर चुप रहोगी? दबा दूं? बस चुप रहने का एहसान करो। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो बच्चों सी प्यारी आवाज में बोली। विवान ने जोर से अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। नहीं कर रहा गुस्सा? कैसे यकीन दिलाऊं? तो मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? ठीक है जाओ, वो हार मानते हुए बोला। ठीक है। इरा जाने लगी, फिर रुकी। मैंने कल सिर्फ उन्हें पानी ही दिया था, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। ये सब आपकी गलती है, आपने पता नहीं कहाँ छुपाकर सारे स्नैक्स रखे हैं। इंसल्ट करा दी मेरी। तुमने उन्हें पानी दिया था। इरा भाग गई। इधर आओ। वो इरा के पीछे किचन तक आ गया। तो क्या हुआ? वो आपको यहां तक लाए थे? मेरा भी घर है ये। मैं जो चाहे करूं, जिसे चाहे पानी दूं, और वो तो फिर आपके बाबा। शट अप, डोंट से दैट। विवान वहां से चला गया। इरा उसे जाते हुए देखने लगी। उसने अपना निचला होंठ काटा और चैन की सांस छोड़ी। पानी लेकर वो रूम में आई। विवान बालकनी में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। बेहद गुस्से में था वो। इरा ने गैस किया वो जरूर ऋतिक होगा। कॉल कट कर वो रूम में आया। इरा को एक नजर देखकर वो बेड पर जाकर बैठ गया। अपनी एक उंगली से वो धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा। इरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी क्या गलती? विवान ने सर उठाकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने कब कहा तुम्हारी गलती है? इरा ने जल्दी से ग्लास साइड टेबल पर रखा और उसकी गोद में बैठ गई। सर ज्यादा दर्द हो रहा है, दबा दूं? उसने सर हिलाया। तो इरा अपनी नाजुक उंगलियों से धीरे धीरे उसके सर को दबाने लगी। वैसे ऐसा हुआ क्या था? आपने इतनी ड्रिंक क्यों की? दोनों का चेहरा नजदीक था। विवान उसकी आंखों में देखने लगा। बनो मत कि तुम नहीं जानती। मैं सच में नहीं जानती। विवान ने उसका हाथ अपने सर से हटाया, फिर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़कर उसने इरा को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट किया। तुम इतने दिन से इतना अजीब एक्ट क्यों कर रही हो? वो बेहद संजीदगी से उसे देखने लगा।